सरकार, मेरे बच्चों को बचा लीजिए सरकार। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? दरोडेखोरों ने चेतावनी दी है, यदि गांव के सारे बालकों को उन्हें ना सौंपा गया तो वो पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे। तो हमारे पास क्यों आई हो? हम इसमें क्या कर सकते हैं? तुम्हें सहायता चाहिए तो कोतवाल के पास जाओ। हमारे पास कल सुबह आना जब हम पेशवा बन चुके होंगे। लेकिन मेरे बच्चे क्या रोना धोना लगा रखा है? चलो जाओ यहाँ से, हम बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक वार्ता में हैं। बाजीराव, कल तुम कसौटी ही नहीं हारोगे, अपने परिवार का गर्व भी हारोगे। वहीं पर रख दीजिए और जाइए। देवी, कुछ कहा मैंने आपसे? जाइए यहाँ से। अब कल की कसौटी को लेकर बहुत परेशान लग रहे हैं और मेरे होते ऐसा हो कि अच्छा नहीं लगता। वीर होकर भी रूप के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं आप। वीरता के साथ मर्यादा और रूप के साथ लज्जा ना हो तो दोनों अर्थहीन होते हैं देवी। मेरे संस्कार एक नारी का अपमान करने से मुझे रोक रहे हैं। इससे पहले कि आपको कुछ और कह दूं, मैं स्वयं इस कक्ष से निकल जाता हूँ। वो तो दिन के संस्कार होते हैं ना बाजीराव, रात के तो कुछ अलग ही होते हैं। संस्कार वस्त्र की तरह नहीं होते कि जब मन चाहा उसे बदल दिया। हाथ छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। मंदाकिनी के तट तक आएंगे और बिना स्नान किए चले जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, आज मराठी साम्राज्य के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला है। आज शाहू जी की कसौटी के जरिए नया पेशवा चुना जाएगा। क्या होगी शाहू जी की कसौटी और कौन उस पे खरा उतरकर बनेगा नया पेशवा? मैंने सब तैयारी कर ली है मल्हार। महल के मुख्य द्वार पर एक तेज घुड़सवार को तैनात किया है। जैसे ही शाहू जी महाराज बाजी को पेशवा घोषित करेंगे, मैं बाहर जाकर ये केसरिया झंडा लहराकर उसे संकेत दूंगा और वो ये खुशखबरी दौड़कर पूरे सासवड़ में सुना देगा। और यदि बाजीराव ये चुनौती हार गए तो? पापा जी, बाजीराव और हार एक वाक्य में नहीं आते। परंतु बाजीराव है कहाँ? न तो बाजीराव कहीं नजर आ रहा है और ना ही चिमाजी। कम से कम आज तो उन्हें नियम का पालन कर समय पर आना चाहिए था। उनके कारण हमने अपने व्यापारी मित्रों से शत्रुता मोल ली है। यदि वो अपनी लापरवाही के कारण हार गए तो मात्र वो ही नहीं, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमने सब जगह ढूंढ लिया है, पर ना ही कहीं बाजीराव का पता चला और ना ही चिमाजी का। हमारे गांवों की उम्र इतनी लंबी कैसे हो सकती है? वो सौतेले ही सही, लेकिन जगत राज तुम्हारे भाई हैं। तुमसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं? अपना बदला लेने के लिए उन्होंने अपने ही पिता को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ यही एक वजह तो नहीं हो सकती अम्मी, क्योंकि अगर भाईसा को हमसे बदला निकालना होता तो वो हमें जहर देते, पर उन्होंने पिताजी को जहर दिया है। इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल है। कैसी चाल? वो तो हम नहीं जानते हैं अम्मी, पर अब जानना पड़ेगा, क्योंकि बात अब हमारे परिवार की नहीं, हमारे देश की है। होशियार क्षत्रिय कुलवंतस राजाधिराज छत्रपति
श्री शाहू महाराज पधार रहे हैं। ये हिंसक मानुस अब तक आया क्यों नहीं? महाराज, बाजीराव अभी तक दरबार में उपस्थित नहीं है। प्रतीत होता है कि कसौटी में अपनी पराजय के भय से भाग गए। बाजीराव कसौटी से दूर नहीं, कसौटी की ओर भागते हैं। इस दरबार में ही नहीं, इस देश में बहुत से लोगों के लिए बाजीराव एक आशा की किरण है। इसलिए सूर्य की ये किरण जब तक इस ढाल पर पड़ रही है, तब तक हम बाजीराव की प्रतीक्षा करेंगे। और तब तक यदि बाजीराव दरबार में उपस्थित न हुए तो गंगाधर जी को विजेता घोषित किया जाएगा। अब महाराज की स्थिति कैसी है वैद्य जी? रानी साहब, अब सब कुछ समय के हाथ में है। विष ने बहुत गहरी मार की है। अब जब तक महाराज होश में नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहना कठिन है। सब कुछ अगले 48 घंटों पर निर्भर है। हमें साहस नहीं हारना चाहिए। रानी साहब, ये औषधि महाराज को हर 2 घंटे में देती रहिएगा। जी। अच्छा, आज्ञा दीजिए। राजकुमार, 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 क्या हुआ? समाचार मिला है कि मस्तानी साहिबा द्वारा विवाह से इनकार करने के अपमान से अपमानित होकर राजा दुजेन के पिता ने मुगल सेनापति बंगस से हाथ मिला लिया है। बंगस के पास एक बहुत बड़ी मुगल सेना है। अगर इस समय उसने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया तो बुंदेलखंड को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी, ये समाचार मस्तानी साहिबा को देना चाहिए। मंदाकिनी के तट तक आएंगे और बिना स्नान किए चले जाएंगे। भाऊ, क्या हुआ भाऊ? कुछ नहीं चिमा, आप ठीक तो है? मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। काकू, ये क्या कर रही है आप? दरोडेखोरों ने मेरे गांव में आके चेतावनी दी है, यदि हमने कल सुबह तक गांव के सारे बालकों को उन्हें ना सौंपा तो वो सबको मार डालेंगे, पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, वो छोटे हैं, असहाय हैं, उन्हें बचा लीजिए। आपका तीसरा बेटा ना छोटा है ना असहाय। निश्चिंत रहिए, अपने भाइयों पर आंच नहीं आने दूंगा। चलिए भाऊ, हम इनके साथ अपनी सेना भेज सकते हैं। सेना की प्रतीक्षा करने का समय नहीं है चिमा जी। लेकिन बेटा, आप अकेले उनसे लड़ने के लिए तो पूरी सेना को भेजना चाहिए। बाजीराव अकेला एक सेना के बराबर है, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ। चलिए काकू। भाऊ, अगर आप चले गए तो पेशवाई की कसौटी का क्या होगा? मेरे लिए पेशवाई से पहले मानवता की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। चलिए माता। पिता के कंधे पर बैठकर युद्ध भूमि में जाना अलग बात है,
किंतु स्वयं के दम पर कसौटी का सामना करना अलग बात है। लगता है बाजीराव को पिता की उंगली पकड़कर चलने की आदत हो गई थी, इसीलिए स्वयं को अकेला पाकर हार के भय से भाग खड़े हुए। काका, झुंड में बकरियां चलती हैं, शेर तो अकेला ही आता है। दरबार में बिना अनुमति के बोलने की अनुमति नहीं है। पर शाहू जी महाराज के दरबार में सत्य बोलने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती। और सत्य यह है, यदि बाजी यहां पर मौजूद नहीं है तो वो किसी ऐसी जगह पर है जहां पर उसका होना ज्यादा आवश्यक है। ये शिलाचूर मुझे मेरे काका दंडक ने दिया था। ये तब भी रक्त का प्यासा था और आज भी रक्त का प्यासा है। है ना शिलाचूर? मुझसे विद्रोह करने का विचार मन में लाने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम कद में भी छोटे हो और ताकत की आजमाइश तो बाद में पता चलेगी। कद में तो मैं तुझसे बड़ा हूं। पर ताकत का पता आजमाइश के बाद ही पता चलेगा। तू कौन है? जो भी है बचेगा नहीं। तुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। कोई भी नशा इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो मेरी नजर को मेरी मंजिल से, मेरे हाथ को मेरी तलवार से और मेरे दिल को मेरे मातृभूमि की रक्षा से हटा सके। तू है कौन? तू इन्हें नहीं पहचानता, लेकिन तेरा यह शीलाचूर पहचानता है ना शीलाचूर? तू तो पहचान गया होगा कि ये वही है जिन्होंने दंडक को दंड दिया था। बाजी? तो शीलाचूर ने तुझे वो कथा सुनाई। तूने कथा तो सुनी लेकिन सबक नहीं सीखा। भाऊ, अब कथा ऐसे लिखनी पड़ेगी कि कोई दरोडेखोर कभी ये सबक नहीं भूलेगा। और तुझे दिखाई नहीं देता मैं चिम्मा जी साहिब से बात कर रहा हूँ। क्या बात है चिमना जी साहब, क्या निशाना है आपका? अभी थोड़े अभ्यास की आवश्यकता और है चिम्मा। तैयार हो जाइए भाऊ, युद्ध अभी शुरू ही होने वाला है। क्या पंडित जी इतने शास्त्र पढ़े पर ये नहीं सीखा? युद्ध तो सिर्फ वीर से किया जाता है, दुष्ट को केवल दंड दिया जाता है। खत्म कर दो इन्हें।
मुझे क्षमा कर दो बाजी। जब दंडक से लड़ा था तो पापियों को मारना नहीं आता था, अब छोड़ना नहीं आता। यज्ञ की अग्नि का बीच में बुझ जाना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सूतक के समय बाजीराव को घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। 13वीं से पहले यदि कोई घर से बाहर जाता है तो ऐसे ही अपशगुन होते हैं। कोटिया भाव ने अभी तक कोई सूचना क्यों नहीं भिजवाई? कहीं भाग्य हमसे सच में तो नहीं रूठ गया? जन्म भाग्य के हाथ होता है, मृत्यु समय के हाथ। जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ भी होता है वो मनुष्य के हाथ में होता है। मेरे भाव जैसा वीर भाग्य का द्वार नहीं खटखटाता, ऐसे काम करता है कि द्वार स्वयं खुल जाए। भट्ट जी, भीऊबाई सही कह रही है। हमें भाग्य पर विश्वास है, पर उससे भी ज्यादा विश्वास हमें अपने पुत्र पर है, क्योंकि वो अपना भाग्य स्वयं लिखता है। आप यज्ञ पुनः आरंभ कीजिए। जी। आप सभी की तरह हमें बाजीराव से अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने हम सबको निराश कर दिया। पर हमें प्रसन्नता है कि इस कसौटी को गंगाधर जी जैसे अनुभवी और नीति कुशल व्यक्ति ने जीता है। इसलिए हम घोषणा करते हैं कि गंगाधर जी आज से हमारे नए
शिव 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 महाराज। बाजीराव, आपने दरबार में इस अवस्था में आकर आपने इस दरबार की मर्यादा और महाराज के विश्वास को खंडित किया है। मदिरापान के प्रभाव से जो स्वयं ठीक से नहीं चल पा रहा, वो देश को कैसे चलाएगा महाराज? महाराज, आपके आदेश अनुसार आपके दिए गए समय पर ना पहुंच पाना ये मेरी भूल है। यदि इसके कारण आप मुझे इस कसौटी के लिए अयोग्य करार दे तो स्वीकार है मुझे। मेरे मन को इस बात का दुख होगा महाराज कि आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, परंतु एक सैनिक के कर्तव्य का पालन करने का गर्व है मुझे। किंतु बाजीराव, आपकी चाल कुछ और कह रही है। नशे से भरी आंखें बता रही हैं कि आपने कल रात कौन से कर्तव्य का पालन किया है। चंदा, हम जानते हैं हम तुम्हें बहुत मुश्किल इम्तिहान से गुजरने के लिए कह रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि हमारी जगह तुम हो तो तुम्हारी जान पर बन आएगी। पर हम क्या करें? हमारा रिश्ता बहनों जैसा है, पर यहाँ बात देश की है। और चंदा, देश हर एक रिश्ते से बड़ा होता है। तुम हमारी मदद करोगी ना चंदा? चंदा को हमारे लिए खाना लाने की इजाजत देकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम इस एहसान की कीमत चुकाना जानते हैं। जब तक तुम खामोश रहोगे ऐसे ही कीमत मिलती रहेगी। शिव 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 महाराज। बाजीराव, आपने दरबार में इस अवस्था में आकर इस दरबार की मर्यादा और महाराज के विश्वास को खंडित किया है। मदिरापान के प्रभाव में जो स्वयं सीधा नहीं चल पा रहा, वो देश को कैसे चलाएगा महाराज? मदिरा प्रसन्न नहीं किया है भाव ने। महाराज, भाऊ को किसी ने नशीली दवाई पिलाई है। शिव 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 महाराज। वाह चिमाजी वाह, चांगली गोष्ट है ना। देश के सबसे बड़े वीर को किसने विषैली औषध पिला दी और इन्हें पता भी नहीं चला। चलो मान लिया कि आपकी बातें सत्य है, और यदि ये सत्य है तो बहुत ही भयानक सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे छोटे से षड्यंत्र से नहीं बचा पाया, वो देश को षड्यंत्र से क्या बचाएगा? बाजीराव, हम आपके इस व्यवहार का कारण जानना चाहते हैं। महाराज, महाराज हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए हमें। महाराज की आज्ञा के बिना नहीं जा सकते आप लोग अंदर। हमें जाने दीजिए। आने दो। महाराज, हमें नहीं पता पेशवा क्या होता है, उसे क्या करना होता है, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर बाजीराव पेशवा बनना चाहते हैं तो उनसे अच्छा पेशवा और कोई नहीं बन सकता। उन्होंने अपनी जान संकट में डालकर हमें दरोडेखोर से बचाया है। महाराज, गंगाधर जी को मात्र कसौटी की चिंता थी, लेकिन बाजीराव को हमारी चिंता थी। भाऊ,
अगर आप चले गए तो पेशवाई की कसौटी का क्या होगा? मेरे लिए पेशवाई से पहले मानवता की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। बाजीराव हमारे नायक है, नेता है और पेशवा है। गंगाधर जी, क्या आपको अब भी लगता है कि बाजीराव को किसी कसौटी पर परखने की आवश्यकता है? पर महाराज, कसौटी अभी हुई कहां है? यही तो कसौटी थी। आपके गांव के किसी भी बच्चे को खरोच तक नहीं आएगी, यह वादा है हमारा आपसे। और भविष्य में किसी भी मां को यह दुख न सहना पड़े, इसलिए सही व्यक्ति का चयन करने में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आप गंगाधर जी और बाजीराव के पास अपनी समस्या लेकर जाइए, और हाँ, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हमने आपको भेजा है। जी। अनुभव समय से आ जाता है और राजनीति सीखने से आ जाती है, और किसी के लिए भी अपना पद, अपना जीवन दांव पर लगा देने की भावना सिखाई नहीं जाती। गंगाधर जी, हमने वर्षों पूर्व पेशवा बालाजी में ये गुण देखे थे। बालाजी, ये पद औरों के लिए पुरस्कार होगा, पर आपके लिए ये एक दायित्व है। आणि फिर कभी आप अपने दायित्व को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। और आज स्वयं से अपने कर्तव्य को ऊपर रखकर बाजीराव ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह स्वर्गीय बालाजी भट्ट के प्रतिबिंब हैं। पेशवा वही बन सकते हैं जिनका तन, मन, धन, जीवन राज्य के लिए समर्पित हो, और ऐसे उम्मीदवार केवल बाजीराव हैं। इसलिए हम बाजीराव बल्लाळ भट्ट को हमारा नया पेशवा घोषित करते हैं। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय।
बच्चे की असली पाठशाला उसकी आई होती है। याद रखिए, संतान पतंग है तो आई डोर। डोर जिधर चाहेगी पतंग को उसी ओर जाना होगा। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग और समर्थन नहीं होता तो राव पेशवा नहीं बन सकते थे। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि पेशवा बाजीराव हमें वो सम्मान नहीं देंगे जो सम्मान कभी पेशवा बालाजी दिया करते थे। पेशवा बालाजी सबको साथ लेकर चलते थे और पेशवा बाजीराव सबसे आगे चलते हैं। भट्ट जी, सारथी रथ के आगे नहीं बैठेगा तो रथ आगे कैसे बढ़ेगा? पेशवा बाजीराव और आपकी सोच अलग है, पर आपका संकल्प तो एक ही है। जी। आप चिंता मत कीजिए। रही बात नए पेशवा साहेब के अपने पिता की 13वीं से पहले घर से बाहर जाने की भूल की, तो उसके प्रायश्चित के लिए जो भी अनुष्ठान करना है उसकी सारी तैयारी हम कर चुके हैं। दान धर्म ये दो शब्द एक साथ लिए जाते हैं। आप धर्म की चिंता कीजिए, दान की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। धर्म तो हम संभाल लेंगे भाई साहब, पर पेशवा साहेब का कर्म आपको ही संभालना होगा, क्योंकि पंत जैसा शत्रु उस पुराने रोग की तरह होता है जो थोड़ी देर के लिए दब तो जाता है, किंतु समय आने पर उभरता अवश्य है। ये जलने की बदबू कैसे? ये धुआं कैसा? चलो। पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए। पिताजी आंखें खोलिए। क्या हो रहा है? और ये धुआं कहां से आ रहा है? जी, हमने पूछा ये धुआं कहां से आ रहा है? आप इतनी सी बात पर परेशान क्यों हो रहे हैं राजकुमार? लगता है नीम के पत्ते हैं। किसी ने मच्छर दूर करने के लिए जला दिए होंगे। और आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने कहा था ना, महाराज के कक्ष के बाहर से एक पल के लिए भी नहीं हटना। आगे से ध्यान रहे। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम अपने प्राण दे देंगे पर आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपको ठीक होना होगा, हमारे लिए, हमारी अम्मी के लिए, बुंदेलखंड के लिए। अब इससे घोर कलयुग क्या होगा पंत, जब बूढ़े बरगदों को पौधों की छाया तले रहना पड़े। 19 वर्ष का ये लड़का हम पर हुक्म चलाएगा। आप सुन भी रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कुछ करेंगे या संसार त्याग कर भगत बन गए हैं? सिर्फ आंखें मूंदने से भगोला भगत नहीं बन जाता। वो तो सिर्फ मछली के असावधान होने की प्रतीक्षा करता, और हम भी वही कर रहे हैं। जैसे ये मछली असावधान हुई, हमारे जाल में फंस जाएगी। स्मरण रहे पंत, जाल में मछलियां फंसती हैं, मगरमच्छ नहीं। चतुर की चतुराई का जाल ये मगर तो काटने से रहा, बल्कि उसके बस में भी नहीं। आप देखते रहिए चतुर की चतुराई इस वीर की वीरता को कैसे काटती है।
आज से बाजीराव बल्लाळ भट्ट हमारे नए पेशवा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शाहूजी महाराज की जय। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय। मैं आदरणीय शाहूजी महाराज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे पेशवा पद के योग्य माना। पेशवाई मेरे लिए मात्र पद नहीं, मेरा प्रयास है, मेरी जिद नहीं, जिम्मेदारी है जिसे मैं अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। हमारे उत्तर में मुगल, दक्षिण में निजाम कमरुद्दीन जैसे प्रबल शत्रु है। राजनीति कहती है कि हमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ करनी होगी कि शत्रुओं का भय हमारे मन से मिट जाए, पर मैं कहता हूं कि हमें शत्रुओं पर ऐसा आक्रमण करना होगा कि वो इस देश से मिट जाए। हमें अपने मन में सावधानी नहीं, शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करना होगा। और यदि महादेव ने चाहा तो इस भय की शुरुआत अटक से होगी। जल्द ही अटक की दीवारों पर केसरिया रंग का परचम लहराऊंगा। हर हर महादेव। श्रीमान, क्षमा चाहते हैं पर कसौटी जीतकर आप पेशवा तो बन गए, पर आपकी सोच अभी तक सैनिक की है। पेशवाई मात्र युद्ध लड़ने जीतने का गणित नहीं होता। पेशवाई एक राज्य का प्रशासन चलाने की कला होती है। पेशवा के हाथ में सदा तलवार नहीं रहती, तराजू भी रहता है। देश युद्धों से आगे नहीं बढ़ता, देश शांति से आगे बढ़ता है। आपने युद्ध करना सीख लिया, अब आप शांति स्थापित करना भी सीखिए। गंगाधर जी, शास्त्रों में कहा गया है कि कड़वी औषधि देने वाला वैद्य और कड़वी बातें करने वाला निंदक व्यक्ति के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। आप मेरे भले के लिए ऐसी कड़वी बातें करते रहिए और मैं आपकी आलोचना को औषधि समझकर ग्रहण करता जाऊंगा। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय। महाराज, केवल गंगाधर ही नहीं, यहाँ कई लोग हैं जो इस 19 वर्षीय नवयुवक पर आपके विश्वास को गलत साबित करने की प्रतीक्षा में हैं। उनकी प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी ज्योतिया जी। हमने तो बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय बहुत पहले ही लिया था। ये कसौटी तो जनता को यह दिखाने के लिए थी कि जो निर्णय हमने लिया है वो सही है। योग्यता आयु की मोहताज नहीं होती है ज्योतिया जी। हमें पूर्ण विश्वास है कि बाजीराव कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा विश्वास खंडित हो जाए। आपका स्वागत है पेशवा साहिब। धन्यवाद पेशवेट भाई। भाई साहब कहाँ है?
भाऊ सासवड़ चलने की तैयारी हो चुकी है। भाऊ ये आप क्या कर रहे हैं? इस तलवार के एक तरफ तो धार है, फिर दूसरी तरफ धार क्यों लगा रहे हैं? चिमा हाथ देना तेरा। रक्त बहाया तेरा तूने उफ तक नहीं की। क्यों? क्योंकि रक्त भले ही मेरा बहा हो, पर इस पर अधिकार आपका है, और हमें विश्वास है कि आप आपका अधिकार व्यर्थ नहीं बहाएंगे। श्रीमान चिम्माजी साहिब, छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड स्वराज का सपना मेरा नहीं, हमारे परिवार का है। इसलिए मेरा पेशवा बनना मेरी नहीं, हमारे परिवार की इस रक्त धारा की विजय है। हम दोनों की रगों में एक ही खून है, दो शरीर एक प्राण है हम चिम्माजी साहिब। इस पूरे संसार में सबसे अधिक विश्वास तुझ पे है मुझे। शाहू जी महाराज ने सत्य कहा था, पेशवाई के लिए शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी। इसलिए आज से मैं शस्त्र संभालूंगा और तू शास्त्र संभालेगा। बाहर के शत्रु को मैं रोकूंगा, अंदर के संकट को तू। आज से हम दोनों दो नहीं, एक है चिमड़ा। हमारे बीच जितने मतभेद हो, लड़ाइयां हो, पर याद रखना, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं और कुछ नहीं हो सकता। अहो, आपने हमें जो दायित्व सौंपा है उससे हमारा मान बढ़ गया है। इसे हम कभी गिरने नहीं देंगे, चाहे संसार इधर का उधर हो जाए। आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। क्या कर रहे हो ताई साहब? हंसी रुकती ही नहीं है। बहनी, आप कर क्या रही है? अब हम पेशविन बाई हैं, इसीलिए पेशविन बाई की तरह चलना सीख रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि इस राज्य के सबसे बड़े चित्रकार को बुलाकर ऐसे गर्व से खड़े हुए एक चित्र बनवाएंगे। रकमा, चित्र बनाने में कितना समय जाता है? 20-30 दिन तो लग जाएंगे ताई साहब। हका बाई, म्हणजे हमें 20-30 दिन तक ऐसे खड़े रहना पड़ेगा? रकमा, हम अगर ऐसे खड़े रहेंगे तो हमारी तो गर्दन ही अकड़ जाएगी। बहनी, 30 दिन एक साथ खड़े नहीं रहना होगा, बीच बीच में आप हट भी सकते हैं, है ना? हम तो सोच रहे थे कि हम ऐसे खड़े रहेंगे। देवा देवा देवा, ये पेशविन बाई जैसे बनना बड़ा ही कठिन है, हमसे ना होगा। पेशविन बाई जैसा होना इतना कठिन है तो सोचिए कि पेशविन बाई होना कितना कठिन होगा। आप अपने जोश में भूल रही हैं कि मात्र आप पेशविन बाई नहीं बनी, मेरे भाव भी पेशवा बने हैं। पत्नी के रूप में तो आप अपने बारे में ही सोचती रही, अब पेशविन बाई बन के थोड़ा पेशवा साहिब के बारे में भी सोच लीजिए। क्यों ताई, आपको किसने कह दिया कि हम मात्र अपने बारे में सोचते, अपने पति के बारे में नहीं सोचते? हम तो राव के बारे में इतना सोचते कि वो मुगलों से अधिक हिचकियों से परेशान रहे होंगे। आई साहब कहती है कि एक पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए,
पर हमने एक पूरी पुस्तक उनका नाम लिख के भर दी है। और आप कहती है कि हम अपने पति के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरी बात पे रोने की जगह विचार करिए वहीनी। ननद ये बात कह रही तो बुरा लगा, यही बात अगर संसार कहे तब? संसार तो तब कहेगा ना जब आप उसे कहने का कोई अवसर देंगे। आप तो स्वयं इतना कुछ कह देती है कि बाकियों के पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जितनी बुद्धि और प्रयास आप मुझसे तर्क करने में लगा रही हैं, उतना पेशेंट भाई बनने में लगाए तो संभव है, बन भी जाए। मेरा कर्तव्य आपको स्मरण कराना है कि पेशेंट भाई को बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, पर आपको तो बलिदान देने की आदत ही नहीं है। टालनी भी नहीं है, क्योंकि हम ना किसी का अधिकार छीनते हैं ना अपना अधिकार छोड़ते हैं। मैं तो यहाँ आपको समझाने आई थी वहीनी, बाकी आपकी मर्जी। वहीनी, रोकर भीऊ ताई की बात को सत्य मत कीजिए, बल्कि दृढ़ बनकर उनकी बात को गलत सिद्ध कीजिए। जब आप अपनी जिम्मेदारियां उठा लेंगी तो सिर्फ भीऊ ताई की नहीं, बल्कि भाऊ के आंखों में भी आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आपने आरती की थाल तैयार कर दी? हमसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही कि कब हम उनकी आरती उतारेंगे। हम उनके पत्नी हैं, पेशविन बाई हैं, उनकी आरती उतारना हमारा दायित्व है ना? धन्यवाद। आपका स्वागत है पेशवा साहिब। धन्यवाद पेशवेट भाई। भाई साहिब कहाँ है? पिताजी आंखें खोलिए। पर मासा, अगर महाराज को होश आ गया तो है? आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, आपके पिता को इतनी जल्दी होश नहीं आएगा। और ये मत भूलिए कि ये हमारे पति हैं, इसलिए हमने जो इन्हें विष दिया है वो इनके प्राण नहीं लेगा। हाँ, पर इतना कमजोर अवश्य कर देगा कि ये बस अपनी परछाई बनकर रह जाएंगे।
महाराज को क्या लगा था कि वो आपकी जगह अपने छोटे बेटे हृदय शाह को राजपाट सौंप देंगे और हम चुप रहेंगे? हमने इनकी औषधि की मात्रा कम कर दी है। इससे महाराज की स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगी। इस बीच आप मंत्रियों से समर्थन ले लीजिए और बंगश की सेना का डर दिखाकर उन्हें अपना राज्याभिषेक करने पर विवश कर दीजिए। इससे पहले कि हृदय शाह को भनक भी पड़े, आप बुंदेलखंड के महाराज बन चुके होंगे। पर अगर राजवैद्य को इस षड्यंत्र के बारे में पता चल गया तो है? सिंहासन बलि मांगते हैं जगतराज। अगर राजवैद्य को पता चल गया तो उनकी भी बलि चढ़ जाएगी। यशस्वी भव। आई मुझे आशीर्वाद दीजिए साहिब। इस राज्य का पेशवा बनकर मैं बाबा की विरासत को संभाल सकूं। तो खुश है ना? आई बहुत। मस्तानी साहिबा, आपको तो रानी साहब ने नजरबंद करने का आदेश दिया था। हम आपके पाँव पड़ते हैं, आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अगर फिर आप सैनिकों को बुलाना चाहेंगे, हम आपको मना नहीं करेंगे। मस्तानी साहिबा, आप उठिए। रानी साहब, अभी तो राजवैद्य जी ने द्वार बंद किया था, फिर खोलने में इतना समय क्यों लग रहा है? रानी साहब, आप और यहाँ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं राजवैद्य जी? यदि राज की महारानी स्वयं चलकर मेरी कुटिया तक आएंगी तो पल भर के लिए तो मैं स्तब्ध ही रह जाऊंगा। आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। बुला तो लेते, पर महलों की दीवारों के कान बहुत तेज होते हैं राजवैद्य जी, इसलिए बात करने के लिए हमें स्वयं यहाँ आना पड़ा। रानी साहब, आइए। लाइए, हम कर देते हैं। इस सम्मान के योग्य आप ही ने मुझे बनाया है साहिब। फिर इस सम्मान को आप स्वयं अपने हाथों से सर पर रख दीजिए, जैसे बचपन में बाबा की पगड़ी अपने हाथों से रखी थी, ठीक वैसे ही।
राहु, अभी अब बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे हाथ पुत्र केवल आई से ऊंचा हो सकता है आई साहिब, बड़ा कभी नहीं। यशस्वी भव। राहु, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, ये खा के जाइए। ये किस लिए राहु? आज सिर्फ मेरे लिए नहीं आई साहिब, हमारे परिवार के लिए और आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। सूर्य का उगना सिर्फ सूर्य की ही नहीं, सुबह की भी जीत होती है। पेशवा बन गए पर अनुशासन नहीं आया। नए पेशवा यदि समय पर सभा में नहीं पहुंचे तो पहले ही दिन विलंब से पहुंचने का अपयश मिलेगा। श्रीमंत, आपकी अनुमति हो तो सभा शुरू की जाए। हो जी मां साहिब, बसा। लगता है श्रीमंत की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें। आपने सही कहा गंगाधर जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, क्योंकि पेशवा में कहने के लिए नहीं करने के लिए बना हूं। इस समय अखंड स्वराज बहुत बड़े संकट से घिरा हुआ है। एक तरफ निजाम हमारे शत्रु बन बैठे हैं और दूसरी तरफ कोंकण में सिद्धस्त हबशियों का बल भी बढ़ रहा है। पर कांटा चुभा है, गड़ा नहीं है। इससे पहले कि गड़ जाए हमें उसे तोड़ना होगा। राज्य यही चाहता है कि हम युद्ध काल में सेना का प्रयोग करें और शांति काल में गुप्तचरों का। और मैंने यह भी तय कर लिया है कि उस गुप्तचर दस्ते का प्रमुख कौन होगा। पधारिए सभा में। इस समय अखंड स्वराज बहुत बड़े संकट से घिरा हुआ है। एक तरफ निजाम हमारे शत्रु बन बैठे हैं और दूसरी तरफ कोंकण में सिद्धस्त हबशियों का बल भी बढ़ रहा है।
पर कांटा चुभा है, गड़ा नहीं है। इससे पहले कि गड़ जाए हमें उसे तोड़ना होगा। आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहते हैं पेशवा साहब, किंतु राजनीति कहती है संधि शक्ति देखकर और युद्ध समय देखकर किए जाते हैं। हमारे पास ना धन है, ना बड़ी सेना और ना ही हथियार। हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? युद्ध संख्या से नहीं, क्षमता से जीते जाते हैं गंगाधर जी। आपने सही कहा, हमारी सेना छोटी है, पर तलवार आकार देखकर नहीं, धार देखकर चुनी जाती है। जिस राज्य के पास छोटी किंतु कुशल सेना, योग्य सेनापति, उत्तम रणनीति और साहस हो, उसे कोई नहीं हरा सकता। मैं जानता हूं कि शत्रु प्रबल है, लेकिन द्वार चाहे जितना भी विशाल क्यों ना हो, कुंडी तोड़ने पर खुल ही जाता है। शत्रु चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है। हम उसी कमजोरी पर वज्र बनकर टूटेंगे। पर ये होगा कैसे पेशवा साहब? जो अपनी और शत्रु दोनों की क्षमता को नहीं जानता, वो कोई युद्ध नहीं जीत सकता। जो अपनी क्षमता को जानता है पर शत्रु की क्षमता को नहीं जानता, संभव है कि वो एक युद्ध जीते। पर जो अपनी क्षमता को जानता है और शत्रु की भी क्षमता को जानता है, वो अवश्य हर युद्ध जीतेगा। इसीलिए राज्य को चाहिए कि वो युद्ध काल में सेना का प्रयोग करे और शांति काल में गुप्तचरों का। और इसीलिए मैंने एक विशेष गुप्तचर दस्ते के गठन का निर्णय लिया है। और मैंने यह भी तय कर लिया है कि उस गुप्तचर दस्ते का प्रमुख कौन होगा। इतना बड़ा निर्णय बिना मंत्री परिषद के सदस्यों से विचार विमर्श किए आप कैसे ले सकते हैं पेशवा साहब? देश की सुरक्षा के लिए कोई भी निर्णय लेना शाहू जी महाराज द्वारा सौंपा गया दायित्व भी है और पेशवा का अधिकार भी। मंत्री परिषद का समय और अनुभव बहुमूल्य है, उनका महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग किया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड स्वराज का स्वप्न किसी एक का नहीं, प्रत्येक का है। इसीलिए इसे बनाए रखना किसी एक का नहीं, प्रत्येक का दायित्व है। और इसीलिए इस गुप्तचर दस्ते की सहायता करना सिर्फ सेना का नहीं, एक आम नागरिक का भी कर्तव्य है। गोटियाणी चिम्माजी साहिब, आप दोनों जनसाधारण में यह घोषणा करवा दीजिए कि किसी भी आम नागरिक के पास मुगलों या देश के शत्रुओं के विरुद्ध कोई भी सूचना हो तो वो बिना किसी भय के हमारे अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। देश वो सजग होता है जिसके नागरिक सजग होते हैं। इसीलिए वो पुरुष हो, स्त्री हो या बालक, सभी को सतर्क रहना होगा ताकि हम शत्रु के इरादों को भांप सके और उन्हें उन्हीं के खेल में परास्त कर सके। किंतु श्रीमंत, इस गुप्तचर दस्ते का प्रमुख कौन होगा? सैनिक को बल देखकर नियुक्त किया जाता है और गुप्तचर को छल देखकर। इसीलिए छल देखकर मैंने इस गुप्तचर को नियुक्त किया है। पधारिए सभा में। वैद्य जी, आपने जो कहा हमने किया। उसके बाद भी महाराज के स्वास्थ्य में सुधार क्यों नहीं आ रहा? आपकी औषधि और हमारी प्रार्थना दोनों काम क्यों नहीं कर रहे हैं? खैर, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। विष तो वैसे ही बहुत घातक होता है, और फिर अपनी ही पुत्री के हाथ का दिया हुआ विष कालकूट बन जाता है। ये वही स्त्री है ना जिसने आपके पेशवा बनने के कसौटी से पहले आपको नशीली सुई चुभाई थी? ओ चिम्माजी साहिब, ये वही स्त्री है, मंदाकिनी। चालाकी, छल और सौंदर्य का संगम अपने कार्य में इतनी निपुण कि इसने मुझे भी धोखा दे दिया। लेकिन इतना बड़ा पद और
इतना बड़ा दायित्व एक नारी को आप कैसे सौंप सकते हैं? क्योंकि ये इतनी स्वामी भक्त है कि मृत्यु दंड के भय से भी इसने उन लोगों का नाम नहीं बताया जिनके कहने पर इसने मुझे वो नशीली सुई चुपाई थी। बाजीराव को कल दरबार में पहुंचने से रोकने के लिए मात्र तुम्हारा रूप काम नहीं आएगा। इस कार्य के लिए इससे निपुण व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। और मैं व्यक्ति की योग्यता देखता हूं, ये नहीं देखता कि वो स्त्री है या पुरुष। पर श्रीमंत, जिसने आपके साथ छल किया हो वो कभी दोबारा भी तो कर सकती है। यदि आस्तीन में सांप पालेंगे तो कभी न कभी उस सांप काटेगा जरूर। सांप मात्र उसे काटता है जो उसे पैरों तले कुचलने का प्रयास करता है। विषधर का फन उसके सामने नहीं उठता जो भोलेनाथ की तरह उसे गले में धारण कर सम्मानित करे। और ये दायित्व मुझे सौंपकर पेशवा साहिब ने मुझे सम्मानित किया है। मैं प्राण त्याग सकती हूँ पर यह सम्मान नहीं। और अब अंतिम श्वास तक पेशवा साहिब की गौरव की रक्षा करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ऊंचाई नारी आशीर्वाद देते हुए अच्छी लगती है, आशीर्वाद लेते हुए नहीं। महादेव करे कि आपकी वीरता और चतुराई इस देश की दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणा बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारत को केसरिया ध्वज के नीचे लाने का जो स्वप्न देखा था उसे पूरा करने का समय आ गया है। शाहू जी महाराज के नेतृत्व में मराठी साम्राज्य का संपूर्ण भारत में विस्तार करना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं इस उद्देश्य की तैयारी करूंगा और आप आने वाले अभियानों के लिए धन एकत्रित करने की तैयारी करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं। रानी सा, महाराज की देखभाल और सेवा के लिए मैं इस लड़की को भेज दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है राजवैद्य जी, महाराज की सेवा हम कर सकते हैं। रानी सा, ये लड़की मेरे द्वारा प्रशिक्षित है और महाराज के स्वास्थ्य में सुधार को परख सकती है और सही मात्रा में औषधि दे सकती है। यदि ये महाराज की सेवा में रहेगी तो महाराज शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। यही तो हम नहीं चाहते। हम अपने महल में एक अजनबी को यूं आने की आज्ञा नहीं दे सकते राजवैद्य जी। यदि इसके महल की गुप्त सूचनाएं शत्रु तक पहुंचा दी तो? रानी सा, सूचना जानने के लिए सुनना आवश्यक है और पहुंचाने के लिए बोलना। ये बेचारी तो ना सुन सकती है ना ही बोल सकती है। आप चिंता ना कीजिए रानी साहब, ये किसी को भी अपना चेहरा तक नहीं दिखाएगी और आपके राज सुरक्षित रहेंगे। आज इस रसोई का भाग्य बदलने वाला है। ऐसा क्या होगा आज?
आज इस रसोई में भोजन बनेगा। क्या? इससे क्या भाग बदलेगा? आज तक इस रसोई में भोजन ही तो बनता आया है। आज तक इस रसोई में बाजी भाऊ के लिए भोजन बनता था, लेकिन आज भोजन पेशवा बाजीराव के लिए बनेगा। ध्यान रहे काका, भोजन में मिर्ची के फूल की चटनी और आमरस अवश्य होना चाहिए, ताकि थाली को देखकर बाजी भाऊ को अपना बचपन याद आ जाए। जिन्हें जीवन पे आगे ही देखना है, उन्हें पीछे मुड़कर देखने पे क्यों विवश कर रही है भ्यूताई? स्वयं तो बच्ची रहेगी, दूसरों को भी बड़ा नहीं होने देंगी। हाँ, कुछ कहा आपने वाहिनी? बस इतना ही कि आपके भाव अब पेशवा बन गए, तो उनका भोजन भी पेशवा जैसा होना चाहिए, हो ना? हाँ हाँ, जैसे पेशवा तो हीरे मोती खाते। हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं, हाँ बस ये पूछ रही थी कि पेशवा कैसा भोजन करते हैं? स्वादिष्ट भी और पौष्टिक भी। आपको तो ज्ञात होगा, खाने में खट्टा और तीखा खाना शरीर के जोड़ों के लिए उचित नहीं है। इसलिए काका, हम मिर्ची के फूल की चटनी नहीं बनाएंगे और आमरस से अच्छा हम बादाम का हलवा बनाएंगे, उससे बुद्धि भी तेज होती है। भ्यूताई, आप अवश्य खाइएगा। तो बनेगा क्या? जो हमने कहा। मंजे सब बनेगा? जी काका, आप वो भी बनाइए जो मैंने आपसे कहा है, और वो भी जो पेशवेन बाई आपसे कह रही है। हो काका, आप ये सब बनाइएगा, ये राव ही निर्णय लेंगे उन्हें क्या खाना है क्या नहीं। महाराज, मेरी आशंका सत्य हो रही है। बाजीराव को पेशवा बने अब एक दिन भी नहीं हुआ और उसने ये घोषणा कर दी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बाल प्रवेशी और विधवाओं को आर्थिक और सामाजिक सहायता देने की योजना फिर से आरंभ की जाए। अब देश की आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर है, ऐसे में इस तरह से धन लुटाना क्या होगा महाराज? बाजीराव जो भी कर रहे हैं वो प्रजा के हित में ही कर रहे हैं। रही बात राज्य की अर्थव्यवस्था की, तो दान करने वाले हाथ कभी खाली नहीं रहते। पर आपने ये समाचार देकर बहुत अच्छा किया पंत। इससे पूर्व हमें बाजीराव पर विश्वास था, अब गर्व है। ऐसा ही पूरा नगर भोजन करने वाला है हमारे साथ। ये हो क्या रहा है? भ्यूताई और वैनी में शर्त लगी है कि कौन भाऊ की पसंद को ज्यादा अच्छे से जानता है। एक ने स्वादिष्ट भोजन बनाया है तो एक ने पौष्टिक। अब जिसकी थाली में से भाऊ खाना खाएंगे वो शर्त जीत जाएगा। क्या आप दोनों में से किसी ने खिचड़ी बनाई है? खिचड़ी? खिचड़ी कौन खाता है? वो योद्धा जिसके पास पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना पकाने का ना समय होता है ना सामग्री। मैं पेशवा भले ही बन चुका हूं, लेकिन बचपन की बातें मुझे अभी तक याद है। इसका जीवन सादा, उसका दुख आधा। आप दोनों ने मिलकर बहुत अन्न नष्ट किया है, और अन्न का नष्ट होना इसका अर्थ है देश का नष्ट होना। बहुत दुख हुआ कि आप दोनों मेरे विषय में इतना भी नहीं जानते।
वैद्य जी ने कहा कि वो पिताजी की देखभाल के लिए तासी को भेजेंगे और आपने मान लिया। क्यों? क्योंकि लेश मात्र संदेह भी बड़े से बड़े षड्यंत्र को खोल के रख देता है राजकुमार। यदि वैद्य जी के प्रस्ताव का हम विरोध करते तो उन्हें हम पर संदेह हो जाता। धीरे बोलिए मासा, दासी सुन लेगी। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, ये ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। अब तो हमारी बात पर विश्वास हो गया ना? अब अपनी चतुराई पर इतराने के बजाय आप महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दीजिए। आपने सुनिश्चित किया ना कि महाराज के मृत्यु शैया पर होने की सूचना उनके प्रिय पुत्र हृदयशा तक ना पहुंचे। ऐसे कच्चे षड्यंत्रों से सिंहासन नहीं मिलता राजकुमार। यदि आप इतना भी स्वयं नहीं सोच सकते तो राजा कैसे बनेंगे? आप चिंता मत करें मासा, महाराज की कोई भी सूचना हृदयशा तक नहीं पहुंचेगी। आप निश्चिंत रहें। पिताजी और बुंदेलखंड दोनों खतरे में हैं। हमारी सहायता करने वाला भी कोई नहीं है। अब हम करें तो क्या करें? यदि आप पेशेंट भाई बनने के लिए प्रयास नहीं करती ना तो ये सब नहीं होता। चुनौती आपने दी थी ना? चुनौती देने के लिए आपने उकसाया था। पर ब्यूता बस! हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हमारी बेटी और हमारी बहू इस तरह लड़ेंगे। बस। वाह, जाइए अनु भाई, गरीबों को बुला कर लाइए, क्योंकि हमारी पेशवेन बाई मोती लुटा रही हैं। आंसू ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है और कवच भी। आप गलत हैं पर कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पर। बहनी आप रोइए मत। पता नहीं चमाचे अप्पा, पीयू ताई को हमसे क्या समस्या है? हम जरा सा पेशवे में बनने पर उत्साहित क्या हो गए, इन पे जैसे आकाश टूट पड़ा। हाँ हाँ, रोइए रोइए, जोर से रोइए, ताकि सब लोग आपका ध्यान रखें, जबकि आप तो अपने पति तक का ध्यान नहीं रख पाते। पीयू? पीयू ताई, ये बात हम किसी और के मुंह से सुन भी लेते, पर जो पत्नी अपने पति को छोड़कर मायके में बैठी हो, जिन्होंने अपने मुंह से ये स्वयं कहा हो कि वो अपने ससुराल कभी वापस ही नहीं जाना चाहते, हम उनके मुंह से ये बात कदापि नहीं सुनेंगे। पीयू, आपने जो कुछ भी कहा ये सत्य है। हो, पीयू ताई को हमने स्वयं रकमा से कहते हुए सुना था। वो तो पीयू ताई ने क्रोध में कह दिया था। क्रोध में कहा हो या प्रेम में, आपको ये बात हमसे बतानी चाहिए थी। हम बात करते पीयू बाई से इस बारे में। पीयू से इस विषय में कोई बात नहीं करेगा। अब जो भी करना होगा मैं करूंगा। आप ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकता ये निर्णय? चाहिए और मंगलसूत्र निकालिए, इस विवाह को यहीं समाप्त कीजिए। चाहिए।
पीयू से अब कोई बात नहीं करेगा। अब जो भी करना होगा मैं करूंगा। आहो। नहीं काशी भाई, यदि इस बारे में आप पहले से जानती थी और पीयू को लेकर इतनी ही चिंतित थी तो लड़ाई में नहीं उछलती, मुझे आकर बताती। हाय सर, देखिए इन्हें तो सदा ही हमारी गलती दिखती है, पर हम तो। काशी बाई, कौन सी बात कहाँ कब किससे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, पेशवेन बाई होकर भी आपको नहीं समझ आती। कब बड़ी होंगी आप? एक बार शिवजी पार्वती जी से रूठ गए। पूरा कैलाश उदास हो गया। शिव जी के गण ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि एक आप ही हो जो उन दोनों में सुलह करवा सकते हो, क्योंकि आपका तो अधिकार पूरी सृष्टि पे है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा सारे सृष्टि पर अधिकार है, पर किसी के गृहस्थी पर नहीं। पति पत्नी के बीच में बोलना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ब्रह्मा जी तक पति पत्नी के बीच में नहीं बोलते, पर यह बात हमारे भीऊ को कौन समझाएगा? उसे क्या आवश्यकता थी भाऊ और बहनी के गृहस्थी में दखल देने की? हम मानते हैं भीऊताई ने गलत किया, पर क्रोध के आवेश में ऐसी चुभती बात कहकर ताई साहिब ने भी अच्छा नहीं किया। रखमा, तुम भी हमारे विरुद्ध हो गई। राव ने तो कभी हमें समझा ही नहीं, और आई साहब ने भी आज डांट दिया, और अभी तुम भी हमें गलत ठहरा रही हो। बस रगमा, हम जा रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम आपके मनाने आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार, आप हमारी इतनी अच्छी बहनी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? खोट बहनी के व्यवहार में नहीं, आप सबकी सोच में है। अरे हमारी बहनी को कोई समझता ही नहीं। हाँ, संभव है कि बहनी ने जैसे बेहू से बात की वो गलत हो, लेकिन भाऊ ने ये भी देखना चाहिए था कि हमारी बहनी ने कितनी मेहनत से उनके लिए खाना बनवाया था। बस बहनी को रुला दिया। हो, ऐसा ही हुआ था चिम्मा जी अप्पा। हम जानते हैं भीऊताई बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है। हमें भी उनकी चिंता है, हम भी उन्हें प्रसन्न देखना चाहते हैं, पर हमारे चाहने से क्या होगा? भीऊताई को स्वयं भी भाऊजी के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करना होगा, हो ना? अगदी बरोबर है भाई, आप कभी अनुचित कह ही नहीं सकती। पर ये बात आपके अलावा कोई समझता ही नहीं है ना। हम भीऊताई को समझाने जाएंगे तो वो हम ही खोट निकाल लेंगे, हमसे ही झगड़ा कर बैठेंगे। वो तो बचपन से हमें औरंगजेब भी समझती है। एक बात कहे, भीऊताई ना एकदम बच्ची है। हो वही, सबके विचारों में आप जैसी परिपक्वता और बड़प्पन नहीं होता वही। हो, वो तो है। हमारे जितना परिपक्व होना बड़ा कठिन है। हमें क्षमा कर दीजिए ताई साहब, हम गलत थे। यदि आपने हमें क्षमा नहीं किया तो हम रो देंगे, और आप तो जानती हैं जब हम रोते हैं तो आंसू रुकते ही नहीं हैं। तुम रो मत रखमा, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है।
पर राव हमें क्षमा कर देंगे ना? हमें स्वयं से अधिक भाऊजी की चिंता है। राव के प्राण उनकी बहनों में बसते हैं। वो बहुत क्रोध में गए हैं। अगर उन्होंने क्रोध में भाऊजी को कुछ कर दिया तो? अनु, जाओ भीयू को लेकर आओ। तन का रोग और मन का शोक छुपाने से और बढ़ता है भीयू। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों के बीच जो भी समस्या है पूरे परिवार के सामने रखिए। अपनी बहन के आंसू देखने के बाद आप तो हमें अपराधी मान ही चुके होंगे। क्या अब भी आप हमारा पक्ष सुनना चाहते हैं? जी भाऊजी, मैं अब भी आपका पक्ष सुनना चाहता हूं, बताइए। यदि एक दो समस्याएं होती तो हम गिनवा भी देते, किंतु आपकी बहन के पास तो हमारी कमियों की कभी ना समाप्त होने वाली सूची है। विवाह के बाद इन्होंने अपने ससुराल की हर बात की तुलना अपने मायके से की और हर बात पर अपने ससुराल को अपने मायके से हीन पाया। हमारी आई से अच्छी इनकी आई, हमारे बाबा से महान इनके बाबा, हमारे भाऊ बहन से अच्छे इनके भाऊ बहन। इन्होंने कभी यह समझने का प्रयास ही नहीं किया कि कोई भी दो परिवार एक समान नहीं हो सकते। विवाह के इतने वर्षों बाद भी भीयू बाई हमें संतान नहीं दे पाए, फिर भी हम इनका साथ निभा रहे हैं। अब और क्या चाहती हैं भीयू बाई? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं संतान नहीं चाहती। मैंने संतान के लिए तब जब व्रत हर उपाय किया, पर जब भाग्य ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? भाऊजी, आपने मानव का जन्म लिया है, पुरुष का शरीर पाया है। नारी के सम्मान की रक्षा करना यह आपका कर्तव्य है और आप उसी का अपमान कर रहे हैं, वो भी सबके सामने। और वो भी किसका? अपनी पत्नी का, जिसका सम्मान आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय होना चाहिए। और क्या कहा आपने अभी अभी? इतना सब होने के बाद भी मैंने आपका साथ दिया। आपको क्या लगता है मेरे ही घर आकर मेरी बहन को आप ताने मारेंगे, रुलाएंगे और मैं खड़ा खड़ा देखूंगा? आपके इन्हीं संस्कारों के कारण मेरी बहन ससुराल और मायके की तुलना कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? और यदि आपको ऐसा लगता है आप और आपका परिवार मुझसे और मेरे परिवार से ज्यादा श्रेष्ठ है, तो सिद्ध कीजिए। बताइए कितने बड़े मर्द हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? तेरी रक्षा कर रहा हूं भीयू। इन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा साथ देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। हमें किसी के उपकार की आवश्यकता नहीं है। बाजीराव बल्लाड़बद आज भी अपनी बहन को खुशी खुशी पाल सकता है और इसीलिए तुझे अपने ससुराल जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं। आप इनसे ऐसे नहीं लड़ सकते। इसी भाई की वजह से मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था। चिमा भाऊ, आप समझाइए ना इन्हें। भाऊ जो कर रहे हैं वो योग्य कर रहे हैं। अगर आप दोनों में इतने मतभेद है तो साथ में रहने का क्या लाभ है भीयू? बंधन प्रीति का हो तो बंधा रहता है, लेकिन कष्ट का हो तो उसका खुला रहना ही उत्तम है। हमें लगता है आप दोनों को अलग होना चाहिए। पापा। नहीं आई साहिब, इस समस्या को मुझे ही सुलझाने दीजिए।
विश्वास रखिए कि मैं जो भी कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। ठीक है, आप अब पेशवा हैं, हम क्या कह सकते हैं। नाम मात्र के लिए संबंध रखने का कोई अर्थ नहीं होता भाऊजी। जिस संबंध में ना मित्रता है, ना स्नेह है, ना सम्मान है, वो संबंध संबंध नहीं, बोझ है। और बोझ को उठाकर फेंक देना चाहिए। आज इसी समय इस विवाह को समाप्त कर दो भीऊ। उतारकर फेंक दो ये मंगलसूत्र। आप ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकता ये निर्णय? जब आपके लिए विवाह का अर्थ संतान है और आपको विश्वास है कि मेरी बहन संतान नहीं दे सकती, तो आप ही के तो मन की बात कह रहा हूं। आई साहब, रोकिए ना भाव को। ये आप क्या कह रहे हैं? संबंध कोई सौदा नहीं होता है कि जब जी चाहे तोड़ दे। इन दोनों ने एक साथ ईश्वर को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई है। भ्यूताई ने तो ये कभी नहीं कहा कि वो ये संबंध समाप्त करना चाहती है। तो आप उनके भाव होकर ये कैसे कह सकते हैं? वही नहीं, ये केवल एक भाई का निर्णय नहीं है, एक पेशवा का भी निर्णय है। और पेशवा के निर्णय का हम विरोध नहीं कर सकते। समय व्यर्थ मत कीजिए भाऊजी। जाइए और मंगलसूत्र निकालिए, इस विवाह को यहीं समाप्त कीजिए। जाइए। कदम बढ़ाइए भाऊजी। आप 7 जन्मों के इस अनचाहे बंधन से मुक्त होने के लिए मात्र 7 कदम दूर है। जाइए और इस विवाह को समाप्त कीजिए। आप दोनों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप दोनों का रिश्ता मर चुका है, पर आपके रुके हुए कदम और तेरी झुकी हुई नजरें यही बता रही है कि रिश्ते में अभी भी कुछ बाकी है। डोर टूटी नहीं, हाथ से छूटी है। इस डोर को फिर से थाम लीजिए और रिश्ते को थोड़ा स्नेह, थोड़ा सम्मान, थोड़ा समय दीजिए। फिर देखिए, रिश्ते को कोई आंधी नहीं झुका सकती। संबंधों को टूटने से बचाइए, क्योंकि कठिन समय में ये संबंधी व्यक्ति को टूटने से बचाएंगे। मैं आपको वचन देती हूँ, अपनी गृहस्थी को ऐसे जोड़ूंगी कि हम दोनों के बीच किसी तीसरे की कोई जगह नहीं रहेगी। पति पत्नी के बीच तीसरे का स्वागत तभी होगा जब हमारी संतान होगी। भगवान आप दोनों की मनोकामना को पूरी करे। आई साहिब। आई साहिब। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भवा। चिरंजीव। आज्ञा दीजिए आई साहिब। राऊ, हम आपको पेशवा की तरह व्यवहार करते देखना चाहते थे, देख लिया। अब हमें विश्वास होने लगा है
कि आप अपने परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्यों का सही तरह से पालन करेंगे। हो आई साहिब। भाऊ ने भिऊ और भाऊजी के बीच की समस्याओं का हल तो ढूंढ लिया, पर उनकी और वाहिनी की गृहस्थी को कब संभालेंगे? कब उनके बीच की दूरी खत्म होगी और कब हम काका बनेंगे? संतान का होना सब पुरुषों के लिए इतना आवश्यक होता है? सबका पता नहीं सरकार, पर हमारे लिए है। क्या हुआ? आप इतनी क्यों शर्मा रही है? क्या करूं, शर्म रुक ही नहीं रही। जब तक भाऊ की संतान नहीं होती तब तक हम कैसे? हमने तो अपनी संतानों के नाम भी सोच रखे। मतलब संतान होने के बाद अब हमसे अधिक प्रेम उन्हें करेंगे? थोड़ा अधिक। ऐसा है, आप हमसे अभी भी क्रोधित हैं? काशी भाई, बात क्रोध की नहीं है, विश्वास की है। आपको हमें विश्वास दिलाना होगा कि हमारे जाने के बाद आप राऊ को, इस परिवार को संभालने में सक्षम हैं। हे परमेश्वरा, संध्या काल ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। काशी भाई, राऊ बड़े हो गए हैं, आपको भी बड़ा होना होगा। राऊ पेशवा बन गए हैं, आपको भी पेशविन बाई बनना होगा। राऊ के हृदय में अपना स्थान बनाना होगा। आपको ऐसी पत्नी बनना है जिसके बिना राऊ नहीं रह पाए। हो ऐसा है, हम वचन देते हैं, हम ऐसी पत्नी बन के दिखाएंगे। शपथ। आओ पंडित जी, सुबह से आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। ऋण चुकाने के सारे उपाय सोच लिए मैंने। बस संसार की सारी समस्याओं का हल तो आप ढूंढ लेते हैं भाऊ, पर खुद की समस्याओं का क्या? काशी बहनी की बात कर रहा हूं। काशी भाई से आज कुछ ज्यादा ही कठोरता से बात कर दी मैंने। भाऊ, जो हुआ उसकी नहीं, जो नहीं हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। भाऊ, आप युद्धाभ्यास रोज करते हैं। आप खुद कहते हैं युद्ध एक कला है, और कला को अगर समय ना दिया जाए तो कला आपसे रूठ जाती है। समय संबंधों को ना मिले तो संबंध भी रूठ जाते हैं भाऊ। तलवार को धार और संबंधों को प्यार न मिले तो उनमें जंग लग जाता है। भिऊ और भाऊजी को आपने ही तो समझाया था कि वो उनके संबंधों को पर्याप्त समय नहीं दे रहे, पर आप भी तो वही कर रहे हैं जो भिऊ और भाऊजी ने किया था। सिम्हा साहेब, दूसरों की समस्या के बारे में सोचते सोचते व्यक्ति अपनी समस्या भूल जाता है। अब पेशवा हूं, प्रजा की समस्या मेरे लिए। कर्तव्य मात्र पेशवा के नहीं, एक पति के भी होते हैं। अब आप ये मत कहिए कि आपने ध्यान नहीं दिया कि वहीनी साहब कितनी सुंदर लगती है। क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? अब मैं पेशवा हूं काशी भाई, और आप मेरी पेशवेंट भाई, इसलिए अपनी जिम्मेदारी आपके साथ बांटना चाहता हूं।
ताई साहब। प्रेम कपल और राव दोनों एक जैसे है रकमा। हमारे जीवन में आते तो है पर ठहरते नहीं है। आप इसमें इतना क्यों हंस रही है? हम यहाँ पे आपको अपना दुख बता रहे हैं और आप हंसी जा रही है। अगर आई साहब हमें क्षमा कर सकती है तो राव हमें क्यों क्षमा नहीं कर सकते? ताई साहब, आंखों में आंसू हो तो नजर धुंधला जाती है, इसीलिए शायद आप देख नहीं पा रही कि राव अब आपसे रूठे हुए नहीं है। उन्होंने राव से बात की थी और उन्हें समझाया था कि कर्तव्य मात्र पेशवा के नहीं पति के भी होते हैं। अणी, राव ने उनकी बात काटी नहीं। सच? आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना? तो आइए एक काम कीजिए, आज बहुत शुभ दिन है, आप अपनी आंखें बंद करके महादेव से अपने दिल की बात कह दीजिए। रात पूरी होते होते बात पूरी हो जाएगी। इसे क्या हो गया? आप अंदर नहीं आएंगे? हाँ काशी भाई, मैं आपको छत पर बुलाने आया था। छत पे? आप आएंगी ना? आप चलिए, हम आते हैं। हमें तो लगा था कि आज ये प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ेंगे, पर ये तो बही खातों में गुनाह भाग करने में व्यस्त है। कभी तलवार तो कभी व्यापार, नहीं सौत लाए हर बार। कुछ कहा आपने काशी भाई? जी नहीं तो। हम आपसे एक आवश्यक बात करना चाहते हैं। बाबा ने शाहू जी महाराज के नाम पर व्यापारियों से बहुत सारा ऋण लिया था। इस ऋण को चुकाना हमारा दायित्व है। धन कमाने की शुरुआत धन बचाने से होती और धन बचाने की शुरुआत घर से। अब मैं पेशवा हूं काशी भाई और आप मेरी पेशविन भाई, इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी आपके साथ बांटना चाहता हूं।
क्या हुआ? कुछ तो हुआ। क्या हुआ काशीबाई? भंडार घर और घर के खर्चे आपका दायित्व है पेशवा निभाए। पता है बाबा जब पेशवा थे तो सारी जिम्मेदारी आई साहिब ने उठाई थी। अब आप पेशवा निभाई है, सारी जिम्मेदारी आप ही को उठानी है। गृहस्थ को दान हाथ खोल कर करना चाहिए और खर्च हाथ रोक कर। इसीलिए घर के खर्चे आप कम से कम करेंगी। कोई फिजूल खर्चा नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ काशीबाई, आप जिम्मेदारी से नाराज है? जी नहीं। फिर हमसे? हो। सरकार, आपको स्वयं नहीं पता कि आपकी ये आंखें सावन, बसंत, बहार जैसे कितने मौसम अपने साथ लेके चलती हैं। आपने इतने शास्त्र पढ़े हैं, किसी में ये नहीं लिखा कि पत्नी की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? दिल से निकली कोई भी बात झूठ नहीं होती। पर झूठे दिल से निकली बात झूठी होती है। पर ये झूठ हम फिर से सुनना चाहते हैं, पर दूर से। इतना पास आना सही नहीं है। कभी हम दूर चले गए तो आप अधिक कठिनाई में पड़ जाएंगे। आपकी तो कठिनाई बढ़ गई है सरकार। रकमा, चमाजे अप्पा, हमें रकमा से कुछ बात करनी है। पर हुआ क्या है वहीनी? ये बातें दो औरतें ही कर सकती हैं, हम आपके सामने नहीं कर सकते। रकमा, अब गलत सिद्ध हुई। आज का दिन कोई शुभ नहीं है और आज की रात तो बिल्कुल ही शुभ नहीं है। हमारी प्रार्थना तो ईश्वर ने सुनी पर समझी नहीं। बिल्कुल राव की तरह, जैसे राव समझते ही नहीं है। आप ये किसे इशारा कर रही हैं? हम बस ये कह रहे हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है। नहीं 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 नहीं, हमें कोई मीठा फल नहीं खाना है। इस मीठे फल के चक्कर में वो समय कब आएगा जब हमारा भी मन खट्टा खाने को करेगा। पता है रकबा, आई साहब ने कितनी सरलता से कह दी कि हमें राव के साथ समय बिताना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। पर राव हमें समझने की जगह हमें बही खाते समझाएंगे तो कैसे चलेगा रकमा? हमारी आंखों में दो ही चीज है, एक आंसू और दूसरी राव की प्रतीक्षा। रकमा कब आए? पिताजी, आपने सच कहा था। आज हमने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि शाहू महाराज ने बाजीराव को पेशवा बनाया है। जो होने वाला था आप वो पहले से ही जान गए थे। आप वक्त की धड़कन को सुन सकते हैं। अपनी बेटी के दिल की बात क्यों नहीं सुन पाते? आप
क्यों नहीं देख पाते कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? आप क्यों नहीं देख पाते कि हम अपनी जान दे सकते हैं, पर आपको धोखा कभी नहीं दे सकते? ये सोने की पायल इस आया के पास कैसे आई? हे महादेव, आपने तो हमारी प्रार्थना सुनी भी थी और पूरी भी की थी। हमें मूर्ख थे। जब देवता घर पे आए तभी हमें तीर्थ पे जाना था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया था काशी भाई। कल रात को आपको छत पर बुलाकर बही खाते और जिम्मेदारियों की बात कर आपका मन दुखाया काशी भाई। आपसे क्षमा मांगने के लिए यहां पर आया था, पर आप कक्ष में थी नहीं। आपकी प्रतीक्षा करते करते आंख लग गई। रात की बात के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए काशी भाई। कुछ कर काशी, वरना रोती ही रहेगी कि राव और प्रेम का पल आते तो है पर ठहरते नहीं है। अरे ठहरते नहीं तो तू ही रोक लेना जाके। राव वो
सिपाहियों, ये लड़की मस्तानी है। मस्तानी हमें चाहिए, जिंदा या मुर्दा। पकड़ो। इस बार मस्तानी को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। भाऊ, आप और विश्राम कर सकते थे। नहीं चिम्मत साहिब, ऐसे ही बहुत विलंब हो चुका है, और विलंब नहीं होना चाहिए। संपत्ति के कागजात तैयार है। तैयार है भाऊ, लेकिन ये कागजात आपको किस लिए चाहिए? बाबा की मृत्यु शैया पर उन्हें जो वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए इनकी आवश्यकता है। बाबा को दिया हुआ वचन निभा के आप आई का दिल तोड़ रहे हैं भाऊ। आई के साथ ये मत कीजिए। ये आई के दिए संस्कार ही है चिम्मा जी। वचनों का मोल प्राणों से भी अधिक होता है। आपको आपका कर्तव्य निभाना है तो निभाइए, पर जिनके कारण मेरे आई को चोट पहुंची है उनके लिए मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं है। आपका कर्तव्य निभाइए और इस कहानी को समाप्त कीजिए। काश इस परिवार में मुझे कोई समझ पाता। जब तक स्वर्गीय पेशवा बालाजी साहब थे हम चुप थे, पर अब उनके इन दोनों बेटों को यहाँ से जाना होगा। सारी समस्या की जड़ ये घर है, ना तो ये घर रहेगा ना ये दोनों रहेंगे। बाजीराव आयु में छोटे हैं, ओहदे में नहीं। इसलिए इस वर्ष का गणेश उत्सव उनके ओहदे के अनुरूप ही होना चाहिए, विशाल एवं भव्य। जितना बड़ा उत्सव होगा, पेशवा साहेब उतने ही अधिक लोगों के संपर्क में आएंगे, और संपर्क ही संबंधों की शुरुआत होते हैं। जो लोग आज तक उनकी वीरता के गीत गाते आए हैं, वही लोग इस विशाल उत्सव के बाद उनकी संपन्नता के गीत गाएंगे। ऐश्वर्यश्च विभूषणम सुजनता शौर्यश्च वाक्सयमो ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः। अर्थात उदारता संपन्नता का, संयम शक्ति का, शांति ज्ञान का, विनम्रता कुलीन व्यक्ति का, और सही जगह पे व्यय होना, यह धन का आभूषण होता है। सही कह रहा हूं ना मैं? सत्य वचन। आई साहिब, ईश्वर व्यक्ति के धन को देखकर प्रसन्न होता है या मन को देखकर? राऊ, मन देखकर। फिर धन अर्पित करने की आवश्यकता क्या है भट्ट जी? जी पेशवा साहेब,
कमाल है भटजी, जब से मैं पेशवा बना हूं आप मेरे हर विचार से सहमत होने लगे। अब जब मेरे विचारों से सहमत है तो मेरे निर्णय से भी सहमत होंगे आप। कैसा निर्णय राव? इस वर्ष पूजा में श्रद्धा भी होगी और सादगी भी। ये धन देशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए है, पेशवा बाजीराव की शान के लिए नहीं। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात ना समझे, पर मेरा विश्वास है कि ईश्वर अवश्य समझेंगे। बचपन से लेके आज तक जब भी दर्द पड़ा हमने अपना यकीन बढ़ा लिया। हमने खुद को समझाया कि भगवान दर्द उसी को देता है जो बर्दाश्त कर सके। हम अपना दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं पर अपने पिता का नहीं। और हमारे पिता को बचाने की हमारी कोशिश की वजह से आज हमारी अम्मी और चंदा दोनों की जान खतरे में है। छोड़िए, हमें कहाँ लेकर जा रही है? रानिसा, कहाँ है मस्तानी? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। जिंदगी में पहली बार डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इतनी बड़ी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सके। हम बिल्कुल अकेले हैं, ना कोई साथ है ना कोई सहारा। हिम्मत क्यों हारते हो तुम? कैसी ये अधीरता? देश में मेरे अभी मरी नहीं है वीरता। माँ भारती की गोद में बाजी जैसा वीर है। कृष्ण का वो चक्र है, अर्जुन का तीर है। आंधियों के सामने चट्टान सा वो तन गया। युद्ध जीते दिल जीते पेशवा वो बन गया। संकटों का सामना तू भी उससे सीख ले। बाहों में है बल तेरी तो क्यों किसी से भीख ले। आग ले तू हाथ में जो उसने लगाई है। वीर की जन्म जन्म युद्ध से सगाई है। प्रेरणा बना उसे शत्रुओं का काल बन। आग सा दहक जा तू स्वराज की मशाल बन। प्रेरणा बना उसे शत्रुओं का काल बन। शत्रुओं का काल बन। शत्रुओं का काल बन। हमें हमारी प्रार्थना का जवाब मिल गया है। जब तक स्वर्गीय पेशवा बालाजी साहब थे हम चुप थे, पर अब तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। इस गांव में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इनके पिता धनी थे, समाज की मर्यादा तोड़ सकते थे, पर हमें तो अपने बच्चों को समाज की मर्यादा सिखानी होगी ना। ये सारी समस्या की जड़ ये घर है। ना तो ये घर रहेगा ना ये दोनों रहेंगे। आग से खेलने का अधिकार मात्र उसे है जो स्वयं जलने को तैयार हो।
बालकों को घर से निकाल रहे थे। इसका दंड आपकी संतानों को मिलेगा। अरे ये क्या बात हुई? यदि माता पिता से कोई भूल हुई हो तो उसका दंड संतान को देना कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? गलत है। यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि माता पिता ने मर्यादा तोड़ी हो तो उसका दंड संतानों को देना ये कहाँ का न्याय है? उत्तर दीजिए। जिस देश की संस्कृति हमें निर्बल पर अत्याचार करने से रोकती हो, जिस देश में शत्रु पक्ष के भी नारी, बालक और वृद्ध को रक्षणीय माना जाता है, उसी देश में आप बालकों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो भी सभ्यता और संस्कृति की आड़ में। इससे पहले कि मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊं, कृपया यहां से चले जाइए। राऊ भले ही पेशवा बन गए हो भट्ट जी, पर घर की चाबियां अभी भी हमारे पास ही हैं। इस चार दीवारी में अभी भी हमारा ही आदेश चलता है। आई साहेब, आई साहेब। या प्रणाम। आई साहब, हमें भंडार गृह की चाबी चाहिए। काशीबाई, आज तक तो आप भंडार गृह की दिशा में भी नहीं गई, फिर चाबी क्यों चाहिए? वो आई साहब, कल रात इन्होंने हमसे कहा था कि हमें इनकी जिम्मेदारियां बांटनी होंगी। अगर वो पेशवा साहिब है तो हमें भी पेशवीन बाई बनना होगा। आप भी तो यही चाहती थी ना? और इन्होंने हमसे ये भी कहा है हमें घर खर्च पे ध्यान देना होगा ताकि कोई फिजूल के खर्चे ना हो। हम जब सारी जिम्मेदारियां हम पे आ गई है तो चाबियों की जिम्मेदारी भी हमें उठानी पड़ेगी ना। दीजिए ना आई साहब। लगता है इन चाबियों को भी हमारी आदत पड़ गई है। हाँ साहब, चाबियों को भी कभी आदत पड़ती है क्या? लाइए, हम आपकी सहायता करते हैं। संभाल के काशी, संभाल के। पेशवा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर हमें ये संपत्ति नहीं चाहिए। जिनके पास पिता का नाम ना हो उन्हें संपत्ति नहीं सम्मान की भूख होती है पेशवा साहब। और हम और राणो जी तो इस गांव को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हमें कोई जानता ही ना हो। संभव है तब हमें कोई सम्मान मिल जाए। आप भी स्वर्गीय पेशवा बालाजी भट्ट के पुत्र हैं और हम भी, पर उनका नाम अगर आपके नाम के साथ जुड़ता है तो सर गर्व उठता है, और हमारे नामों के साथ जुड़ता है तो सर शर्म से झुक जाता है। पेशवा साहब, हमें ये अच्छे से पता है कि बाबा के बाद की सभी जिम्मेदारी आप पर ही है, और आपके ऊपर तो पहले से ही देश की जिम्मेदारी भी है। हम आपके बोझ को कम तो नहीं कर सकते, पर बढ़ाना भी नहीं चाहते। यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो ठीक है, मैं कुछ धन की व्यवस्था कर। क्षमा चाहते पेशवा साहब, पर आपके रगों में जो रक्त बह रहा है वही रक्त हमारे रगों में भी बह रहा है। और स्वर्गीय पेशवा बालाजी भट्ट के बेटों के हाथ अगर बढ़ेंगे तो दान देने के लिए, लेने के लिए नहीं। आपकी उदारता के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ आपकी सहायता नहीं चाहिए। क्षमा कीजिए साहब, आप ठीक तो है ना? काशीबाई, पूरे घर की चाबियां हैं।
संभाल के। हो आई साहब। परिवर्तन तो संसार का नियम है। सत्ता और शक्ति तो नई पीढ़ी के हाथ में देनी ही पड़ती है। अब देखिए ना, घर की दीवारों के बाहर नए पेशवा साहिब का राज चलता है और घर की दीवारों के अंदर नई पेशविन बाई का। हाँ भट्ट जी, लेकिन एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। हम आज तक काशीबाई से प्रेम करते थे, अब उन पर गर्व है हमें। आप धन्य है बाई साहेब। पर अब हमें अपने विषय में सोचना पड़ेगा। हमें अपने लिए नया द्वार, नया यजमान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नए पेशवा साहब और नई पेशविन बाई की दृष्टि में हमारा कोई मोल नहीं है। लगाम बदल जाती है तो घोड़ा भी बदल जाना चाहिए। घोड़े बदले जाते हैं, सारथी नहीं भट्ट जी। चिंता मत कीजिए, बच्चे चाहे कितना भी बड़े हो जाएं, अपनी आई की बात हमेशा सुनते हैं। आप निश्चिंत रहिए, इस बार गणेश चतुर्थी का उत्सव ऐसा विशाल होगा जैसा सासवड़ ने कभी नहीं देखा हो। आज मुझे पता चला कि पिता का नाम होना कितना आवश्यक होता है। इतनी बड़ी दुनिया में ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ठहरो। पेशवा साहब, आपको हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ भी काम कर लेंगे, कैसे भी जी लेंगे। मुझे विश्वास है कि तुम अपना जीवन कैसे भी जी लोगे। मैं जीवन जीने का अवसर देने नहीं आया हूं, स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर देने आया हूं। जीवन तो भगवान दे ही देता है, पर उसे जीने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। मैं तुम्हें वो उद्देश्य देने आया हूं। अखंड स्वराज के संकल्प को अपना उद्देश्य बना लो। मैं तुम्हें शाहू जी महाराज की सेना में भर्ती करता हूं। जीने का उद्देश्य और मृत्यु में यश दोनों मिल जाएगा। इस घर को तुम अपना मेहनताना समझकर रख सकते हो। तुम्हारी तनख्वाह में से थोड़ा धन इसकी किश्त समझकर काट दिया जाएगा। युद्ध भूमि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। वहां मातृभूमि के लिए लड़ने वाला हर बेटा बराबर होता है। श्रीमंत, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है। आपसे आग्रह है कि आप हमारे घर का जल ग्रहण करके जाएं। काका, इस पूरे महीने इस रसोई घर में इतना ही सामान प्रयोग होगा। लीजिए। आप लोग कोई बड़ा उपवास रख रहे हैं पेशिन भाई? भाई साहब, इतना सामान तो 15 दिन में लग जाते हैं। हम इन्हें 1 महीने कैसे चलाएंगे? काका, वो आप सोचिए। ये अनाज और मसाले पूरे महीने चलने चाहिए बस। लेकिन पेशविन जैसा पेशविन बाई कहती हैं वैसा ही कीजिए। इतने वर्ष हो गए आपको हमारे साथ, इतना भी नहीं जानते कि पेशविन बाई की आज्ञा का पालन किया जाता है, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये सूची लीजिए, ये सामान अलग रखवा दीजिए। जी। आई साहब, वो किस सामग्री की सूची थी? वो भट्ट जी को पहुंचाना है गणेश चतुर्थी के उत्सव की तैयारी के लिए। गणेश चतुर्थी? आई साहब, हम सारे खर्चे का हिसाब रख रहे हैं। आपको क्या लगता है हम लोग गणेश चतुर्थी में कितना खर्च करेंगे? हमारा अनुमान है राव के लौटने पर जो उत्सव हुआ था उसे आधे खर्चे पे हो जाएगा, हो ना? उससे चौगुना खर्च होगा। आई साहब,
वो इसके लिए अनुमति नहीं देंगे। देंगे अनुमति। काशी भाई, आपको उन्हें समझाना होगा, ये फिजूल खर्च नहीं है, जरूरी खर्च है। पति बहुत सीधे होते हैं, दुनिया जानते हैं, दुनियादारी नहीं समझते। जितनी दुनियादारी एक पत्नी अपनी गृहस्थी के पहले दिन में सीख जाती है, उतनी दुनियादारी पति 100 वर्षों में भी नहीं सीख पाते। इसीलिए गृहस्थी वही सफल होती है जिस गृहस्थी के सारे निर्णय पत्नी लेती है और पति को लगता है वो निर्णय वो ले रहा है। अभी आप पूर्ण तरह से राव की पत्नी बन गई हैं। तो अब पत्नी की चतुराई भी सीख लीजिए। ऐसा है। काशी बाई, मेरा राव पतंग है, उसे आकाश दिखता है, उड़ान दिखती है, पर आप डोर हैं। राव कितनी ऊंची उड़ान उड़ेंगे वो आप पे निर्भर करता है। राव दुनिया जीतेंगे पर दुनियादारी आप ही को निभानी पड़ेगी। हमारे लिए भट्ट जी का हमारे पक्ष में होना आवश्यक है, इसलिए इस गणेश उत्सव का भव्य होना अति आवश्यक है। आप राव को समझाने का प्रयत्न करेंगी। हो भाई साहब, हम अवश्य प्रयास करेंगे। क्या हो गया तुझे? मुझे तुझ पर गर्व है हिंसक मानुस। संसार से उल्टा चलने वाला बाजी, संसार को सीधी राह दिखा दी। तूने बहुत बड़ा काम किया है बाजी। कोई बड़ा काम नहीं किया है गोटिया, सही काम किया है। माता पिता की गलतियों की सजा संतानों को कभी नहीं मिलनी चाहिए। भगवान करे कि तेरे घर वाले भी इस बात को समझे कि तूने भीका जी को सेना में नौकरी क्यों दी। घर वाले समझे या ना समझे, आशा करता हूँ काशीबाई अवश्य समझेंगे। पेशवा साहेब दुनियादारी नहीं समझते हैं तो ना सही, पर पेशविन भाई को दुनियादारी समझनी भी पड़ेगी और निभानी भी पड़ेगी। इस बार हम गणेश चतुर्थी के आयोजन ऐसा करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे, और वो भी बिना आई साहेब की सहायता के, ताकि राव भी देखे कि हम भी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। हम तो समझ गए रकमा, पर राव को कैसे समझा? गणेश उत्सव का भव्य होना कितना आवश्यक है। उन पे तो अभी खर्चा कम करने का भूत सवार है। 2 दिन पहले हमने और भ्यूताई ने थोड़ा ज्यादा भोजन क्या बना दिया, वो तो भोजन छोड़ के ही चले गए। पता नहीं ये सब जानकर वो क्या करेंगे। ताई साहब, यदि आपको लगता है कि इतना खर्च करना उचित है तो आप भाव को मनाने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। आपको तो लगता है ना कि इतना खर्च करना उचित है? आई साहब ने कहा है तो उचित ही होगा ना, गलत कैसे हो सकता है? वैसे भी घर संभालना पेशविन बाई का अधिकार है, तो हमें राव से पूछने की क्या आवश्यकता है? हमें भी तो कुछ स्वयं निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए ना। जब आई साहब पेशविन बाई थी तो वो स्वतंत्र रूप से कितने सारे निर्णय लिया करती थी। पर ताई साहब, आई साहब को भी वो अधिकार विवाह के कई वर्षों बाद मिला था, और आपका और भाव का संबंध तो वास्तविक रूप में अभी शुरू हुआ है। इसीलिए हमें लगता है आपको भाव से बात कर लेनी चाहिए। भाव से बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए। यदि पति के रूप में भाव ने निर्णय लिया होता तो एक पत्नी को वो निर्णय ना मानने का पूर्ण अधिकार है। पर खर्च कम करने का निर्णय भाव ने एक पेशवा की हैसियत से लिया है। आप मात्र पत्नी नहीं, पेशविन बाई भी हैं।
इसीलिए आपको भाव को बिना बताए कुछ नहीं करना चाहिए। हे देवा, हम पेशविन बाई क्या बन गए, मुसीबत हो गई। मस्तानी पर संदेह तो हमें पहले ही था, पर इस तरह भागकर मस्तानी ने अपने अपराधी होने का प्रमाण भी दे दिया है। अब इस बात में कोई शंका नहीं कि महाराज को विष मस्तानी ने ही दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? रानी साहब, ये आप भी जानती हैं कि यह इल्जाम सरासर झूठ है। हमारी मस्तानी ने अपनी जान पर खेलकर राजकुमार की जान बचाई थी। तो वो फिर भला महाराज को जहर क्यों देगी? सुरैया बेगम का तर्क अपने स्थान पर एकदम सही है। मस्तानी के काकाजो को विष देने का कोई भी कारण हमें भी समझ नहीं आ रहा। जब तक मस्तानी स्वयं दरबार में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखती, तब तक इस विषय में हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारे पास इतना समय नहीं है मंत्री जी। दुश्मन हमारी सीमाओं पर खड़ा है। बुंदेलखंड का सिंहासन खाली है। यदि बुंदेलखंड को बचाना है तो राजकुमार जगतराज को सिंहासन पर बिठाना ही होगा। और रही बात मस्तानी की, तो उन्होंने महाराज को विष दिया। अपनी सेविका चंदा को अपने स्थान पर बिठाकर महल से भाग गई। महल के रक्षकों को रिश्वत दी, फिर राज वैद्य को डरा धमकाकर फिर से सेविका बनकर महाराज के निकट आई। अब आप ही बताइए, क्या ये किसी निर्दोष के काम लगते हैं? और यदि निर्दोष होती तो इस समय दरबार में हमारे सामने खड़ी होती। वो तो इस समय बुंदेलखंड की सीमाओं से बहुत दूर जा चुकी होगी। बुंदेलखंड की बेटियों ने भागना नहीं सिखाया राजकुमार जगतराज। ये सच है कि यहाँ से दूर जाने का ख्याल हमारे मन में आया था, लेकिन फिर किसी ने हमें मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर जीने की हिम्मत दी थी। आपने हिम्मत तो सीख ली, अब इस हिम्मत का अंजाम हम आपको सिखाएंगे। अंजाम की परवाह वो करते जिनके दिल में खौफ और होठों पे झूठ हो। रकमा, अभी वो बहुत परेशान है, अभी नहीं। वन के सभी पशु शेर से डरते हैं, सिवाय एक के। बताइए कौन? रकमा, अभी पहेलियां बुझाने का समय नहीं है। बताइए कौन? हमें नहीं पता। शेरनी, आप भाऊ की पत्नी है। आप उनसे डरेंगी तो उनके साथ कैसे चलेंगी पेशविन बाई? लीजिए लीजिए, चाहिए 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 चाहिए। पेशविन भाई, आपसे एक आवश्यक बात करनी है मुझे, बस। पता है काशी भाई, जिस परिवार के बारे में बाबा ने अंतिम क्षणों में बताया था, उसी परिवार से मिलके आ रहा हूं मैं। सच कहूं तो घर से निकलने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि उनसे मिलने के बाद मुझे कैसा लगेगा। मात्र एक ही प्रश्न था मेरे मन में, बाबा ने ऐसी गलती क्यों की? राम, अब आपको भी लग रहा है ना, बाबा ने जो किया गलत किया। क्षमा गलती की ही दी जाती है काशी भाई। और काशी भाई, मैंने कब कहा कि बाबा ने जो कुछ भी किया वो सही किया? क्षमा उसे ही किया जाता है जो अपराध करता है। बाबा की अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए मैंने उन्हें क्षमा कर दिया था। बाबा ने आई साहिब के साथ जो छल किया, किसी अपराध से कम नहीं था। पर इसका दंड उन दो बालकों को नहीं दे सकता मैं।
उन 2 बालकों से मिलने के बाद, उनका दुख देखने के बाद मुझे ये पता चला कि बाबा ने जो भी गलती की है उसका मूल्य 1 नहीं 2 परिवार चुका रहे हैं। इसीलिए उन्हें सेना में स्थान देकर उन्हें उनका सम्मान लौटाया मैंने। क्या? मस्तानी हम पर मिथ्या आरोप लगा रही है। इसी ने पिताजी को विष दिया है और अब दंड से बचने के लिए नाटक कर रही है। नाटक तो आप कर रहे हैं राजकुमार, पर आज आप जीत नहीं पाएंगे। सैनिकों, मस्तानी को बंदी बना लो। आज से पहले हम सच नहीं जानते थे, इसलिए खामोश थे, पर आज हमें सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा यहाँ सबके सामने खड़ा होना ही हमारी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि सच तो यह है कि महाराज को विष राजकुमार जगतराज ने दिया था। ताकि बुंदेलखंड के सिंहासन पर वो खुद बैठ सके। आप सब यहाँ खड़े खड़े मस्तानी की मनगढ़ंत कहानियां सुन रहे हैं। अगर हम जो कह रहे हैं वो झूठ है तो बताइए, राजकुमार हृदयेशा को पिताजी के हालात के बारे में खबर क्यों नहीं पहुंचाई गई? पिताजी को जहर दिया गया है, ये बात आप लोग उनसे क्यों छुपा रहे हैं? बताइए क्यों? आप क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं पा रहे राजकुमार जगतराज? झूठ के रास्ते बड़े टेढ़े होते हैं, अक्सर जुबान फिसली जाती है। हम दरबार से एक दरख्वास्त कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमें और हमारी अम्मी को और चंदा को गिरफ्तार कर लीजिए, सूली पर लटका दीजिए, पर जब तक पिताजी सही नहीं हो जाते, खुदा के लिए उन्हें एक पल के लिए अकेला मत छोड़िए, ताकि नहीं हम और हमारी अम्मी और ना ही रानीसा और राजकुमार जगतराज पिताजी तक पहुंच पाए। हम इसके लिए तैयार हैं। अगर रानीसा और राजकुमार जगतराज के मन में कोई पाप नहीं है तो उन्हें भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। रानीसा, महाराज को होश आ गया है। अब आप दोनों में से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला कल दरबार में होगा। तब तक आप दोनों ही महाराज से नहीं मिल सकते। आपको पता भी है आपने जो कुछ भी किया है उससे आई साहिब को कितनी पीड़ा होगी? आई साहिब दुखों से लड़ना जानती है काशीबाई। इन 2 बालकों का साथ छोड़ दिया तो वो संसार से कैसे लड़ेंगे? यदि आपको उनकी इतनी ही चिंता है तो उन्हें कुछ धन दे दीजिए ना। वैसे भी ये लोग धन के लिए तमाशा करते हैं। काशीबाई, मैं मानता हूँ कि बाबा ने जो कुछ भी किया वो गलत था, उनकी गलती थी, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उन 2 बालकों की कोई गलती नहीं है। आप तो उन्हें आरंभ से ही बुरा मान रही है। वो तो बहुत स्वाभिमानी है। आप तो उनसे मिली भी नहीं है। मिलना भी नहीं है राव, नहीं मिलना हमें। आपको शायद लग रहा होगा कि हम बहुत पत्थर दिल के हैं। आपको पूरे संसार की परवाह है राव, पर हमें हमारे परिवार की परवाह है, आई साहिब की परवाह है। आई साहिब ने इतने वर्षों तक उन लोगों को इस परिवार से इसलिए दूर रखा क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि बाबा के नाम पर कभी कलंक आए राव। और आपने उन लोगों का साथ देकर अपने हाथ में कोयला मल दिया है। उन लोगों का साथ कहीं आपके यश को कलंकित न कर दे रहा हूं। मैं अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जा रहा हूं काशीबाई, मैं बस उस परिवार की रक्षा कर रहा हूं। गलती बाबा ने की थी और उसकी सजा इन 2 बालकों को नहीं मिल सकती। आपने वो किया जो आपको सही लगा रहा हूं। अब हम वो करेंगे जो हमें सही लगेगा। मैं अब और नहीं रुक सकता आई साहब।
पर भाऊ आप इस समय सातारा क्यों जा रहे हैं? शाहू महाराज ने स्वयं कहा है कि मंत्री परिषद की बैठक अब गणेश चतुर्थी के बाद होगी। जानता हूँ, पर शाहू जी महाराज को कर संग्रह की प्रगति की जानकारी देना आवश्यक है, वही देने जा रहा हूँ। तो मैं अभी चलता हूँ आपके साथ। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है चिम्मा। गोटिया मेरे साथ आ रहा है। पर गणेश चतुर्थी की तैयारी बाकी सब कर लेंगे, मैं बस नम्रता को बता के तुझे गांव की सीमा पर मिलता हूँ। राऊ, आपको लगता है कि आपने भीकाजी और राणो जी की सहायता करके हमारा मन दुखाया है, पर ऐसा नहीं है। इसमें उन दोनों की कोई भूल नहीं है। हमारा क्रोध हमारे पति के प्रति था, उनकी ओर नहीं। भगवान की कृपा है कि आप जीवित हैं पिताजी, वरना मस्तानी ने तो आपको हमसे छीन ही लिया था। मस्तानी ने आपको विष दिया और उसके बाद राजवैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा कि आप कभी स्वस्थ हो ही ना पाए। और जब हमने इनको पकड़ लिया तो ये कहानियां बनाने लगी और उल्टा हम पर ही आरोप लगाने लगी कि हमने आपको विष दिया है। मस्तानी, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? मस्तानी स्वयं अपनी मृत्यु की तरफ जा रही हैं और आप उन्हें रोक रहे हैं। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि इंसान के लिए अल्लाह की इबादत और माँ बाप की खिदमत दोनों फर्ज है। जब माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुजुर्ग हो जाते हैं तब औलाद को चाहिए कि उनका सहारा बने, उनसे ऊंची आवाज में बात तक ना करें। हमने हमेशा अल्लाह के इस फरमान को अपना ईमान समझा है। अगर आपको इसमें कोई शक है तो मस्तानी की गर्दन और ये शमशीर दोनों आपके सामने हैं। हमसे नाराज क्या हुए? सीधा घोड़ा उठाया, सतारा चलती। हमसे पूछने की भी आवश्यकता नहीं समझी। यदि ऐसा है तो हम भी उन्हें नहीं बताएंगे। उन्हें हमें बिना बताए अपने मन की ही करनी है ना, तो हम भी अपने मन की ही करेंगे। ताई साहब, कोई भी बड़ा निर्णय क्रोध में मत लीजिए। भाव ने भीकाजी और राणो जी के लिए जो किया वो एक अलग बात है, और गणपति उत्सव को कम खर्च में रखना एक अलग बात है। पहली बात एक बेटे का व्यक्तिगत निर्णय है और दूसरी बात एक पेशवा का। दोनों बातों को मिलाइए मत ताई साहब। राव को हर परंपरा को अपने हिसाब से तोड़ने की आदत है रत्मा। वो हर परंपरा तोड़ते जाए तो भी वो सही, और हम हर परंपरा को निभाते हैं फिर भी हम गलत नहीं है रत्मा। हम पेशविन बाई हैं और हम आई साहब का आदेश ही तो मान रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? रत्मा, भटजी ने हमारी कितनी सहायता की है। उन्होंने ही साहू जी महाराज को कहकर पेशवा की घोषणा को 13वीं तक रुकवाया था। अगर अब हम उनका साथ छोड़ देंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? पेशवा साहेब दुनियादारी नहीं समझते हैं तो ना सही, पर पेशविन भाई को दुनियादारी समझनी भी पड़ेगी और निभानी भी पड़ेगी। देखना रत्मा, इस बार हम गणेश चतुर्थी के आयोजन ऐसा करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे, और वो भी बिना आई साहब की सहायता के, ताकि राव भी देखे कि हम भी अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं।
हम जानते हैं आप मोहन भाव से सहमत नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के लिए अपने आदर्शों को भुला नहीं सकते। ये उनके माता पिता है, ये सही कह रहे हैं, हम इसके कोई नहीं है। आपने वो किया जो आपको सही लगा राव, अब हम वो करेंगे जो हमें सही लगेगा। तो मैं सही सोच रहा था, यही कि शाहू जी महाराज के पास जाना तो मात्र एक बहाना था। वास्तव में तू किसी बहाने से घर से दूर जाना चाहता था। ऐसी कोई बात नहीं है गोटिया। यदि ऐसा नहीं है तो जो बाजीराव हर जगह वक्त से पहले पहुंचना चाहता है, उसने सातारा जाने के लिए इतना लंबा मार्ग क्यों चुना? काकू तेरे निर्णय से बहुत नाराज हो गई क्या? नहीं गोटिया, आई साहिब समझ गई थी। यदि आई समझ गई तो चीमा भी समझ जाएगा। तो क्या वहिनी नहीं समझी? इसका मतलब तेरा और वहिनी का झगड़ा हो गया? अरे हिंसक मानुस, तू तलवार में ही उलझा रहा, नारी को कभी समझ ही नहीं पाया। तुझे लगता है तू झगड़े में किसी नारी से जीत सकता है, वो भी अपनी पत्नी से? युद्ध में दुश्मनों को हराना सरल है, पर घर में पत्नी को मनाना बहुत ही कठिन। याद रख बाजी, झगड़ा जितना लंबा चलता है, गलतफहमी उतनी ही बढ़ती जाती है। मुझे पता है तुझे लगता है कि वहिनी तुझे नहीं समझती, पर तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय कितना बिताया है। नम्रता और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, पर हमारे बीच आज भी झगड़े होते हैं। देख बाजी, झगड़ा कर, पर झगड़े का नियम मत तोड़। अपनी पत्नी को कभी रोता हुआ मत छोड़। हम सैनिक हैं बाजी, घर से निकलते हैं तो ये पता नहीं होता घर वापस लौटेंगे या नहीं। इसीलिए न हमें बुरी यादें लेकर घर छोड़ना है, न बुरी यादें देकर। एक पति का कर्तव्य अधूरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। अशीबाई को रोते हुए छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये लीजिए। खूब छान। हम पेशवीन बाई का दायित्व अवश्य निभाएंगे, चाहे उसके लिए राव हमसे नाराज ही क्यों ना हो जाए। राज्य के धन की रक्षा करना ये मेरा दायित्व था, इसे निभाने से मैं चूक गया हूँ। इसलिए मैं आप सबसे, शाहू जी महाराज से, इस राज्य की पूरी जनता से इस भूल की क्षमा मांगता हूँ। आपके क्षमा मांगने से राज्य का धन वापस नहीं आएगा, इसलिए आपको पेशवा पद त्याग देना चाहिए। हमने इस उत्सव को भव्य बनाने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि जन सामान्य के सामने पेशवा परिवार की जो छवि है वो कभी टूटनी नहीं चाहिए, और ये उत्सव इस परिवार के सम्मान का प्रश्न है। लेकिन ताई साहब, जब आपने हमसे चाबियां ली थी तो हमें विश्वास नहीं था कि आप इनका भार उठा पाएंगे कि नहीं, पर आपने तो हमारे बिना ही सारा हिसाब किताब पूरी जिम्मेदारी से उठाया है। बस अब ये पूरी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो जाए और राव के सर से सारे संकट टल जाएं। पिताजी। महाराज, हमारी हत्या की कोशिश करने वाला, हमें विष देकर मृत्यु शैया पर लटाने वाला अपना ही खून है।
किंतु उसमें हमारी बेटी मस्तानी नहीं, हमारा बेटा जगतराज है। जगतराज ने सबसे पहले मस्तानी से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमें विष दिया और उसका आरोप मस्तानी पर लगा दिया ताकि बंगश के आने की सूचना का फायदा उठाकर वो राज सिंहासन पर बैठ सके। आपको धोखा हुआ है महाराज। धोखा हुआ था रानी साहब, परंतु छत्रसाल से छल एक बार किया जा सकता है, बार बार नहीं। हम किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। हमने जो देखा, जो सुना, उसके आधार पर निर्णय ले रहे हैं। मस्तानी की सेवा से हम सही हो गए। हम बोल नहीं पाते थे, लेकिन हम देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। सिंहासन के लिए जो अपने पिता के प्राणों को दांव पर लगा दे, वो हमारा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। और जो पुत्र मोह में अंधी होकर अपने पति से, अपने देश से द्रोह करे, वो हमारी पटानी नहीं हो सकती। रानी साहब और जगतराज ने राजद्रोह किया है, इसलिए हम इन दोनों को मृत्यु दंड देते हैं। श्रीमंत ने इस पूजा पर इतना धन खर्च कर दिया, किंतु इतना खर्च करके वो स्वयं कहां गए? तूने तो कहा था कि इस बार बस घर वालों के साथ एक छोटी सी पूजा होगी, तो फिर इतना बड़ा आयोजन किसने किया? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। इस वर्ष पूजा में श्रद्धा भी होगी और सादगी भी। ये धन देशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए है, पेशवा बाजीराव की शान के लिए नहीं। आप दोनों की कोई अंतिम इच्छा है तो बता दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हमारे प्रति आपने जो अपराध किया है उसे हम क्षमा कर सकते हैं। मस्तानी के प्रति आपने जो अपराध किया है, संभव है हम उसे भी क्षमा कर दें, परंतु
बुंदेलखंड के साथ आपने जो अपराध किया है उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। हम निर्णय ले चुके हैं। मृत्युदंड की तैयारी करो। रुक जाइए पिताजी। रानी सा और भाई सा को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए पिताजी। आप इन दोनों को बचा रही हैं, जिन्होंने आपके साथ और आपकी माँ के साथ क्या क्या नहीं किया, और आप चाहती हैं कि हम इन्हें छोड़ दें? जी, क्योंकि अब रानी सा को नहीं, खुद को सजा दे रहे हैं। हम जानते हैं रानी सा और भाई सा ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। हम ये भी जानते हैं कि आंसुओं से हर एक गुनाह धुल जाता है, पर रानी सा और भाई सा को तो सजा कोई भी दे सकता है, पर सुधरने का मौका सिर्फ हमारे पिता दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन दोनों को एक अवसर और मिलना चाहिए, हम ये निर्णय आप पर छोड़ते हैं। इनकी सजा अब आप तय करेंगी। श्रीमंत, वाह श्रीमंत वाह, हमारे मन को बहुत शांति मिली ये जानकर कि आपके मन में भक्ति के आगे धन का कोई मूल नहीं है। इसलिए आप इस गणेश चतुर्थी में धन पानी की तरह बहा रहे हैं। पेशवा बनते ही आपके घर में धन की नदियां बहने लग गई। वाह! आपको जो कहना है स्पष्ट कहिए पंत। जाने दीजिए चीमा जी, स्पष्ट बातें कहीं पेशवा साहब के हृदय पर आघात न कर जाएं। आप कह के तो देखिए। श्रीमंत ने दरबार में सादा जीवन उच्च विचार पर बातें की थी, किंतु वे स्वयं क्या कर रहे हैं? राज्य कर्जे में डूबा हुआ है और आपके घर में गणेश चतुर्थी पर ब्राह्मणों के लिए 56 भोज बन रहे हैं। चांदी के बर्तन और सोने के आभूषण आ रहे हैं। ये साज सज्जा, ये महंगे उपहार, आपने तो वाकई सादा जीवन उच्च विचार को नई परिभाषा दे डाली। आपके पिता ने जो राज्य से ऋण लिया था, उसके कारण आज राज्य आर्थिक संकट में है। फिर भी आप धन की इस तरह की नुमाइश कर रहे हैं। शिव शिव शिव। क्या हम पूछ सकते हैं कि ये सारा धन आपके पास आया कहां से, या आपके उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए राज्य के धन का प्रयोग किया जा रहा है? ये धन आपके व्यक्तिगत कोष से आया है या राज्य के कोष से? भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर। गंगाधर जी, इस फिजूल खर्ची से आप जितना नाराज है उससे कहीं अधिक मैं नाराज हूं। यदि आप इसकी आलोचना कर रहे हैं तो मैं स्वयं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, पर इस फिजूल खर्ची का यह अर्थ नहीं है कि राज्य के धन का प्रयोग मैंने व्यक्तिगत कार्यों में किया हो। आई साहेब, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? पेशवा परिवार का धन तो 2 तिजोरी में रखा जाता है ना, तो धन किससे निकाला गया है, इससे क्या अंतर पड़ता है? कर संग्रह विभाग के कार्यकर्ताओं के अनुसार जो धन राजकोष के लिए इकट्ठा किया गया था, वो 2 दिन पहले पेशविन बाई साहिब तक पहुंचा दिया गया, परंतु वो अब तक राजकोष में पहुंचा नहीं। पेशवा साहिब ने जो ये विशाल इंद्र सभा आयोजित की है, क्या ये अपने व्यक्तिगत धन से की है? और ये ऐसा है तो उन्हें राज्य की तिजोरी दिखाकर ये सिद्ध करना होगा।
काशी भाई, आपने हमें ये कहा था कि राव ने आपको सारा हिसाब किताब समझा दिया है, तो आपको ये नहीं मालूम कि हमारे यहाँ पर 2 कोष हैं, एक व्यक्तिगत व्यय के लिए और दूसरा राज्य का धन रखने के लिए। काशी भाई, हमें क्षमा कर दी जाए साहब। आप बड़ी कब होंगी? क्या उत्तर देंगे बाहर राव सबको? आप जानते हैं आपकी इस भूल के कारण राव का पेशा पद छीन लिया जा सकता है। गुनाह के पीछे या तो लालच होता है या फिर डर। भाई साहब के इस गुनाह के पीछे उनका डर था। उनको लगा था कि उनको सारी उम्र पिताजी के साए में रहना पड़ेगा। उनको लगा था कि पिताजी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे, इसलिए हमें लगता है कि उनको सजा में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जो राज्य से दूर हो, जहां भाई साहब पिताजी के साए से दूर अपनी एक नई पहचान बना सके। ये सजा है या इनाम? भाई साहब को बुंदेलखंड की मिट्टी छोड़नी पड़ रही है। बुंदेलखंड से गद्दारी की इससे बड़ी सजा क्या होगी पिताजी? रानी साहब, बरसों तक आपने हमारी अम्मी को पिताजी से दूर रखा, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि हम आपको भी भाई साहब के साथ भेजकर महाराज से दूर करते, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। रानी साहब, आपने हमें कभी अपनी बेटी नहीं समझा है, पर हमने आपको हमेशा माँ समझा है, और हम जानते हैं कि पति के होते हुए भी पति से दूर रहने की तड़प क्या होती है, इसलिए हम आपको ये सजा नहीं देंगे। महाराज, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप रानी साहब को माफ कर दें और उन्हें इस महल में रहने की अनुमति दें। हमें मस्तानी जैसी बेटी के पिता होने पर गर्व है और हम मस्तानी की इच्छाओं का सम्मान करेंगे। आप शांत क्यों हैं श्रीमंत? अपना व्यक्तिगत कोष और राजकीय तिजोरी सबके सामने दिखाइए, ये सिद्ध कर दीजिए कि ये जो खर्चा हुआ है ये आपके व्यक्तिगत कोष से हुआ है। राज्य को ऋण से बचाने के लिए जो धन इकट्ठा किया गया उससे नहीं। हाँ श्रीमंत। संभवतः श्रीमंत को लगा होगा कि इतने महंगे उपहार पाकर कोई उन पर उंगली नहीं उठाएगा। संभवतः श्रीमंत को ज्ञात नहीं कि राजनीति में दूसरों पर उंगली उठाना भी एक काम होता है। जो जल जाने के भय से सूर्य को छू नहीं सकते, वो उंगली उठाने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं गंगाधर जी? आपका मौन आपके दोष की गवाही दे रहा है श्रीमंत। फिर भी हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि क्या आप इस आरोप से इनकार करते हैं कि ये सारा खर्चा उस धन से नहीं किया जा रहा जो धन राज्य को ऋण से बचाने के लिए इकट्ठा किया गया है?
हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी की धनुर्विद्या में भी रुचि है। हम इस तीर को निशाने पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब तक कामयाब नहीं हुए। जब हम बेहोश थे तब रानी सा, जगतराज, हालात, समय सब आपके विरुद्ध थे, लेकिन आप झुकी नहीं, आपने हार नहीं मानी। इतना साहस कहां से आया? एक वक्त था जब हम हार चुके थे पिताजी। तब एक गाने में एक बहादुर की बहादुरी का बखान सुना, जिसके वीरता के बारे में सुनकर हमें मुश्किलों से लड़ने का हौसला मिल गया। कौन है वो वीर? बाजीराव। श्रीमंत का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है। भूल हमसे हुई है। इन्हें तो पता भी नहीं है कौन सी तिजोरी से धन निकाला गया है। इन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, ये तो बस एक गलतफहमी हो गई है। पेशवीन बाई और मेरे बीच की गलतफहमी भले ही छोटी हो, पर उसके कारण जो कुछ भी हुआ है वो अपराध छोटा नहीं है। राज्य के धन की रक्षा करना ये मेरा दायित्व था, जिसे निभाने से मैं चूक गया हूं। इसलिए मैं आप सबसे, शाहू जी महाराज से, इस राज्य की पूरी जनता से इस भूल की क्षमा मांगता हूं। पर्याप्त नहीं है श्रीमंत, इतनी गंभीर चूक के लिए आपका मात्र क्षमा मांगना पर्याप्त नहीं है। आपके क्षमा मांगने से राज्य का धन वापस नहीं आएगा। आज सिद्ध हो गया कि इस पद के लिए आप कभी भी योग्य नहीं थे। इसलिए आपको पेशवा पद त्याग देना चाहिए। भूल मुझसे हुई है तो इसका प्रायश्चित करने के लिए भी मैं तैयार हूं गंगाधर जी। राज्य की तिजोरी से जो भी धन गया है उसे मैं और मेरा परिवार लौटाएंगे, अभी इसी क्षण। आज सिद्ध हो गया कि आप पेशवा पद के लिए कभी भी योग्य नहीं थे। इसलिए आपको पेशवा पद त्याग देना चाहिए। भूल मुझसे हुई है तो इसका प्रायश्चित करने के लिए भी मैं तैयार हूं गंगाधर जी। राज्य की तिजोरी से जो भी धन गया है उसे मैं और मेरा परिवार लौटाएंगे, अभी इसी क्षण।
चिमा साहिब, राव, ये हमारे लिए है? हो। प्रत्येक व्यक्ति भूल करता है, अनेक भूल को स्वीकार करते हैं, किंतु मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने न केवल अपनी भूल को स्वीकार किया अपितु उसमें सुधार भी किया, और वो व्यक्ति हैं श्रीमंत पेशवा बाजीराव। अब जब राज्य का सारा धन राजकोष में आ ही चुका है, तो ये घटना नदी में बहते पानी के समान बह चुकी है, और ऐसे में श्रीमंत का पेशवा पद को त्याग देना न्यायोचित नहीं होगा। अब आप सब प्रसाद ग्रहण कीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो बस पेशविन बाई होने का कर्तव्य निभा रहे थे। हमें क्या पता था कि हम अपने ही घर की 2 तिजोरियों में से मात्र एक से ही धन ले सकते हैं। काशीबाई, जब आपने हमसे चाबियां ली थी तो घर कैसे चलाते हैं उसकी जानकारी भी ले लेती। हमने आपसे पूछा भी था कि आपने इतने कम खर्च में इतना बड़ा उत्सव कैसे आयोजित किया, तब भी आपने कुछ नहीं बताया। जिम्मेदारी उन्हीं कंधों को उठानी चाहिए जो जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो। गलती मेरी है आई साहिब।
अर्धांगिनी का स्थान देने के लिए मैंने काशीबाई को ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी आई साहिब, ताकि जिम्मेदारियों के लिए आप काशीबाई को तैयार कर सके। आप चिंता मत कीजिए, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। अंगश कल तक एक किराए का कातिल था और आज वो मुगल सेना का सेनापति बन बैठा है। अंगश ने जो कुछ भी पाया छीन कर पाया और आज वो हमसे हमारा बुंदेलखंड छीनने आ रहा है। पर बुंदेलखंड की तलवारों का लोहा इतना कच्चा नहीं जितना बंगश समझ रहा है। बंगश को अपनी ताकत का गुरूर है। अब यही गुरूर उसकी कमजोरी बन जाएगा। बंगश की फौज एक जगह पर जमा होगी। अगर हम बंगश पर दो तरफ से हमला करेंगे तो उसके पैर उखड़ जाएंगे। पिताजी और उनके सेना बंगश पर सामने से हमला करेंगे और जब बंगश की फौज आपसे उलझी रहेगी तब हम अपनी लड़कियों की फौज लेकर पीछे से हमला करेंगे। तलवार से बचना आसान है पर दो धारी तलवार से बचना मुश्किल। और हमारा ये हमला दो धारी तलवार होगा। मस्तानी साहिबा की बात में दम है महाराज, पर क्या आप इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने को तैयार हैं? धन्यवाद राम, धन्यवाद ये समझने के लिए कि ये जिम्मेदारी हमारे लिए बहुत बड़ी थी। जिम्मेदारी नहीं, जिद थी आपकी ये पेशवेन बाई। मैं आपसे पहले ही कह चुका था, ईश्वर व्यक्ति का मन देखता है, धन नहीं देखता। इसलिए ये उत्सव मैं सादगी और श्रद्धा के साथ करना चाहता था, पर आपने तो उत्सव का तमाशा ही बनाकर रख दिया। क्यों किया ऐसा आपने? क्योंकि हमें लगा उत्सव का भव्य ना होना अच्छा नहीं होगा। हमने ये सब आपकी प्रतिष्ठा के लिए किया, आपके सम्मान के लिए किया, और आई साहिब भी ऐसा ही चाहती थी। आई साहिब ने अपने मन की बात आपकी तरह छुपा कर नहीं रखी काशीबाई। यदि आपके मन में उत्सव को लेकर अलग विचार थे तो आप आकर मुझे बताती, हम बात करते उस पर। आपकी बात को लेकर मैं मान जाता या फिर मेरी बात को लेकर आप मान जाती, पर आपने ऐसा नहीं किया। पति पत्नी को बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की बातें समझ में आ जानी चाहिए, पर यहां पर आपसे सारी बातें स्पष्ट कहने के बाद भी आप कुछ नहीं समझती। एक गृहस्थी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है, बराबर का अधिकार है आपका, पर आपने तर्क भी नहीं किया, मुझे समझाने का प्रयास तक नहीं किया। जो भी किया मेरे पीठ पीछे किया। अगर हम आपकी बेटी नहीं आपके बेटे होते तब भी आप हाँ बोलने में इतना ही वक्त लगाते। ये सत्य है कि दूसरे पिता की तरह हम भी आपके हाथों में मेहंदी देखना चाहते हैं, तलवार नहीं। और ये भी सत्य है
कि आप हमारी सबसे वीर संतान हैं, इसलिए हम आपको दो तरफा हमले की आज्ञा नहीं देंगे। मस्तानी की दो तरफ से हमला करने की नीति हमें पसंद आई, लेकिन मस्तानी भी युद्ध में जाएगी तो पीछे हमारा किला असुरक्षित रह जाएगा। इसलिए मस्तानी यहां रहकर किले की रक्षा करेंगी। रण हमारा, किला आपका। हम अपनी जान दे देंगे पर बुंदेलखंड की आन नहीं देंगे। प्राणों की बलि तो इस बार चढ़कर ही रहेगी मस्तानी। बंगश साक्षात विनाश का दूत है। उसने रुकना नहीं सीखा और हमने झुकना नहीं सीखा। इसमें से किसी एक को तो कुछ सीखना ही पड़ेगा। अब तो खुलकर बताइए काशी भाई, ये निर्णय लेते समय आपके मन में क्या चल रहा था? क्या सोच रही थी आप? राव, आप हमारा कहाँ समझते ही नहीं है। क्या आपने कभी मुझे समझाने का प्रयास किया है? मैं आपके विचारों से सहमत हूं या ना हूं, पर आपके विचार रखने के अधिकार का सम्मान करता हूं। मैं क्रोध में घर से बाहर तो निकल गया था, पर मार्ग में आपका चेहरा याद आया तो ये सोचकर लौट आया कि एक छोटी सी पूजा करेंगे हम। विवाह के बाद पति पत्नी के रूप में, पेशवा और पेशवी बाई के रूप में पहली बार पूजा में बैठते, गणपति का आशीर्वाद लेते हैं। ये पूजा हमारे लिए थी काशी भाई, पर इसे आपने दुनिया की बना दी। आपको पता है राजकोष पर हमारे युद्ध अभियानों के लिए लिया गया कर्ज कितना शेष है? मेरा पहला कर्तव्य है उस ऋण को चुकाकर सामान्य जन के जीवन में समृद्धि लाना। इसीलिए मैं चाहता था कि मेरा परिवार सादा जीवन उच्च विचार का आदर्श प्रस्तुत करे। गलती आपकी नहीं है पेशवीन भाई। ये सत्य नहीं कि आप मेरे विचार समझ नहीं पाती, सत्य यह है कि मैं अपने विचार आपको नहीं समझा पाता। अहो, आपको लगता है यार जो कुछ हुआ वो ताई साहिब की गलती है? गलती ना बहनी की है ना भाऊ की, गलती भाग्य की है। उसने दो ऐसे व्यक्तियों को मिलाया जो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। उनका साथ आग और पानी जैसा है, अगर सामने आ जाए तो आग पानी को भाप बनकर उड़ा देती है या पानी आग को बुझा देता है। हम महादेव से यही प्रार्थना करेंगे कि कल जब भाऊ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे तब उनके और वहिनी के बीच की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। आई साहेब के आशीर्वाद के साथ मातृभूमि को दिए हुए अपने वचन को निभाने के लिए बाजीराव ने औरंगाबाद पर कूच की और बारामती के युद्ध में निजाम के सरदार अली खान को खानदेश में हराया। सन 1721 में बाजीराव कोंकण गए और वहां पुर्तगालियों और अंग्रेजों दोनों को हराकर मराठी साम्राज्य की शक्ति को और आगे बढ़ाया। महाराज, बुंदेलखंड सुरक्षित है। पेशवा बाजीराव के आक्रमण से आतंकित होकर मुगल बादशाह ने बंगश को अपनी सेना के साथ दिल्ली वापस बुला लिया है। आपके भय से मुगल बादशाह ने बंगश को वापस बुला लिया और बुंदेलखंड पर आया संकट टल गया। मशाल ने एक बार फिर से अंधेरे को दूर भगा दिया। आप देश प्रेम
एवं वीरता की मशाल है बाजीराव। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप संसार के हर युद्ध में विजयी हो। पूरे भारतवर्ष में बस एक ही नाम गूंजे, बाजीराव। सन 1724 तक बाजीराव ने मालवन और गुजरात को जीतकर निजाम को अपने प्राण बचाने के लिए हैदराबाद भागने पर मजबूर कर दिया था। बाजीराव ने कुशल रणनीति, कूटनीति और राजनीति तीनों का परिचय देते हुए कर्नाटक, मैसूर और श्रीरंगपट्टन को जीत लिया। बाजीराव की निरंतर सफलताओं से दुखी होकर निजाम ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर बाजीराव पर पालखेड़ में आक्रमण किया। पालखेड़ में युद्ध हुआ और बाजीराव ने निजाम को हराया, पर जिसकी कुंडली में ही अद्वितीय और अजिंक्य होना लिखा हो, उसे हराना असंभव था। पालखेड़ में बाजीराव ने साहस, बुद्धिमत्ता और कौशल का परिचय देते हुए निजाम को चारों खाने चित कर दिया। ऐसा लगने लगा था कि भारतवर्ष में मुगलों का पलड़ा अब काफी कमजोर पड़ गया है। तब सन 1728 में पंगश ने एक घायल सांप की तरह दोबारा अपना फन उठाया और बुंदेलखंड पर अचानक आक्रमण कर दिया। छत्रसाल अब बुरी तरह से घिर गए थे और ऐसे में उन्हें मदद के लिए सिर्फ एक नाम सूझा, बाजीराव। हम जानते हैं कि बुंदेलखंड एक स्वतंत्र राज्य है। मराठियों के साथ हमारी ऐसी कोई संधि नहीं कि आप हमारी सहायता को आए, पर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से मुगलों के विरुद्ध युद्ध में सहायता मांग रहा है। उम्मीद है आप हमारा बुलावा ठुकराएंगे नहीं, बाजीराव। दुआ का पहरा है, पर जहां दुआ नहीं, जिंदगी वो सहरा है। सहरा में भी वो खिल पड़ेंगे, खुद को खो दे जरा बावरी। सजदे में आके वक्त आज ठहरा है, मैं तो महफूज हूँ, मुझ पे दुआ का पहरा है। आई साहिब, हमेशा मेरे आने से पहले आपको कैसे पता चल जाता है? माँ को बेटे के आने की सूचना नहीं चाहिए होती, एहसास हो जाता है। चिरंजीव। पेशवी बाई कहाँ है साहिब? वो एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई हैं, लौटते ही होंगी।
मुझे भी बड़ा होकर इसके जैसा वीर और देशभक्त योद्धा बनना है। अब ये बताइए कि आपके पिता श्री चिम्माजी साहब कहाँ हैं? भाऊ, इसकी आंखें रकमा पर गई है चिमड़ा। चिमड़ा बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर गई है तेरे ऊपर। पत्नी के जाने के बाद पति भले ही टूट जाए, पर एक पिता को टूटने की आज्ञा नहीं है। रकमा हमारी पत्नी थी बाबू, हमारी दोस्त थी और साथी भी थी। बीच सफर में जब साथी छोड़ जाता है ना भाऊ, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है बाबू। मैं समझ सकता हूं, पर अपने आप को संभाल चिमड़ा। अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए। हम जानते हैं कि महल में पानी खत्म हो रहा है। हमने इतने दिन तक मंगश को इसलिए नहीं रोक के रखा है कि हथियार डाल दे। हम मंगश को जीते नहीं दे सकते पिताजी। हम क्या करें? हमारा साहस बूढ़ा नहीं हुआ, परंतु शरीर अब हम युद्ध नहीं कर सकेंगे। यदि हमने आत्मसमर्पण नहीं किया, बुंदेलखंड के लोग मंगश से बेशक बच जाएं, पर भूख से नहीं बच पाएंगे। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, पर उसे दूर करने के लिए एक किरण काफी होती, और हमारे लिए उम्मीद की किरण है बाजीराव। और हमें पूरा यकीन है कि हमारा खत मिलने के बाद वो हमारी पुकार को अनसुना नहीं करेंगे। आज हमसे मिलने नगर के कुछ सम्मानित लोग आ रहे हैं। उनके भोजन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। काशीबाई, हो आई साहब, बहुत देर कर दी आने में। राऊ घर लौट आए हैं। राऊ आ गए हैं? हमें तो लगा था वो कल आने वाले हैं। हम उनकी भोजन की तैयारी करते हैं। राऊ से नहीं मिलेंगी? पहले जब राऊ के आने की सूचना मिलती थी तो आपकी आंखें दरबान हो जाती थी। कितनी प्रतीक्षा करती थी। विवाह को इतने वर्ष हो गए ऐसा है, प्रतीक्षा पूरी हो गई है। रे हिंसक मानुस, तेरे इतने युद्ध जीतने का एक लाभ तो हुआ है। अब मुगल बहुत समय तक मराठियों पर हमला करने के विषय में सोचेगा तक नहीं।
और इस शांति काल में हम घर पर बैठकर इस भोजन का आनंद ले सकते हैं। वरना युद्ध में तो घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे चने चबाने पड़ते थे। वैसे मैं भोजन और दुश्मन को एक समान मानता हूं, छोड़ता ही नहीं। छोड़ना भी मत गोटिया। शुरुआत करा। श्रीमंत, प्रणाम श्रीमंत। आपके लिए बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल का संदेश आया है। पेशवा साहब भोजन कर रहे हैं, संदेश प्रतीक्षा कर सकता है। ठहरो। संदेश प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन समय नहीं चिमसा है। और जहां तक मैं जानता हूं बुंदेलखंड बहुत बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है। गोटिया पत्र क्या? जो बीती गजग्राह पर 100 गद भई है आज। बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। बंगश ने हमारे किले के चारों ओर घेरा डाल रखा है। हमारी रसद, खान पान सब खत्म हो रही है। किले की दीवारें तो नहीं टूटी, पर अब बुंदेलखंड का सब्र टूट रहा है। इस सब्र के टूटने से पहले आ जाइए बाजीराव। हम जानते हैं कि आपकी और हमारी ऐसी कोई संधि नहीं है, पर आप भी भारतवासी है और हम भी। हम मुगलों से लड़ने के लिए आपकी सहायता मांग रहे हैं। आशा है आप इनकार नहीं करेंगे। सेना को सूचित करो कि बुंदेलखंड की ओर कूच करने की तैयारी करें। आहो थांबा। अब भोजन किए बिना उठकर जा रहे राव। अब जानते हैं ना अन्न का निरादर करना कितना बड़ा अपशकुन होता है। भोजन कर लीजिए राव। क्षमा करो काशीबाई, मैं ये नहीं चाहता कि कल उठकर इतिहास ये कहे कि बाजीराव के विलंब के कारण बुंदेलखंड की आजादी छिन गई। स्पष्ट कहिए क्या बात है? दूसरों का संकट अपने सर पे लेने की क्या आवश्यकता है राव? बुंदेलखंड हमारे राज्य का भाग भी नहीं है, तो हम क्यों दूसरों के लिए युद्ध करें? विषबेल मिट्टी के किसी भी कोने में बच जाए, पूरी धरती विषैली हो जाती है। मुगल साम्राज्य विषबेल की तरह है, यदि उसे जड़ से नहीं काटा तो कभी भी पनप सकता है। आप समझ ही नहीं रहे हैं राव। आप तो युद्ध पे चले जाएंगे, पर लोगों के ताने हमें सुनने पड़ते हैं। आज जहां हम गए थे वहां एक महिला कह रही थी, परायों के लिए मराठी क्यों रक्त बहाए? युद्ध आत्मरक्षा के लिए होता है। आप क्यों पराये लोगों के लिए मराठियों को रक्त बहाने पे मजबूर कर रहे हैं? मराठी ये नहीं देखता कि पराया कौन है अपना कौन है, सिर्फ ये देखता है कि सही क्या है और गलत क्या है। शक्ति मिल जाने के पश्चात मनुष्य के पास मात्र 3 विकल्प होते हैं। जो शक्ति मिलने पर अत्याचार करे उसे राक्षस कहा जाता है, जो अत्याचार से बचाए उसे देवता, और जो कुछ ना करे उसे नपुंसक। अब आप ही बताइए हमारे राज्य को कौन सा विकल्प चुनना होगा? लोगों के ताने नहीं, उनका दर्द सुनने की आदत डालो पेशवेन भाई, तब जाकर उनकी सहायता कर पाओगी। और रही बात सेना की, तो सेना उसे ही कहा जाता है जो न्याय स्थापित करने के लिए युद्ध करे। अपनी रक्षा के लिए तो पशु भी लड़ लेते हैं। प्रत्येक देशवासी को अपने पराये का भेद भूलना होगा। जब तक हम एक नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे। यदि आज मैं बुंदेलखंड के लिए खड़ा नहीं हुआ, तो कल हमारे लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। युद्ध अलग अलग उंगलियां नहीं, पूरी मुट्ठी लड़ती है काशीबाई। इसलिए बुंदेलखंड की रक्षा करने मैं अवश्य जाऊंगा। कोटिया। हो श्रीमंत।
विजयी भव। क्या ये समाचार सत्य है? जी महाराज, पेशवा बाजीराव ने पंगश पर हमला करके उसे चारों ओर से घेर लिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी शीघ्र उनकी सेना यहाँ पर पहुंच जाएगी। उनकी तेजी के आगे तो पंगश को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब तो जल्द ही मुगल फौजें उनके आगे घुटने टेक देगी महाराज। बाजीराव ने आज बुंदेलखंड की राज रखकर हमेशा के लिए हमें अपना ऋणी बना दिया। खुदा ने मस्तानी की दुआ कबूल कर ली। वो कब से भूखी प्यासी वीणा लेकर बैठी है कि शायद उसके दिल की आवाज उसके कानों तक पहुंच जाए। बाजी, तू अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? भूल गया महाराज छत्रसाल ने तेरे सम्मान में एक बहुत बड़ा उत्सव रखा है। कोटिया, हमारी जीत अवश्य हुई है, पर इस जीत की कीमत हमारी सेना ने चुकाई है। कई वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ऐसे में उत्सव में जाने का मन नहीं करता। बाजी, तू कहाँ जा रहा है? कोटिया, ये वही आवाज है। याद है कुछ साल पहले मैंने एक भजन सुना था जिसे सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला था। कोटिया, ये वही भजन है, ये वही आवाज है। मुझे जानना है किसकी आवाज है, कौन गा रहा है ये भजन। तेरी जोस्तजू कान्हा, प्रीत की कहानी है, प्रेम का किस्सा है, जमुना की ज़बानी है। मैं इसे दोहराऊं, तेरी मेहरबानी है। मैं इसे दोहराऊं, तेरी मेहरबानी है। तेरे सजदे में आके वक्त आज ठहरा है। मैं तो महफूज हूँ, मुझ पे दुआ का पहरा है। पर जहाँ दुआ नहीं, जिंदगी वो सहरा है। पर जहाँ दुआ नहीं, जिंदगी वो सहरा है।
आप? ये हमारी बेटी है मस्तानी। आपकी आवाज में जादू है मस्तानी साहिबा। आपकी आवाज ने आज वो कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। श्रीमंत को जब से ये कटार मिली है तब से उनके साथ है, पर आज पहली बार आपकी आवाज सुनकर ये इसे कक्ष में ही भूल आए। इनकी आवाज में वो दर्द भी था और वो सुकून भी, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आपने बुंदेलखंड के लिए अपना खून बहाया है। हमें खुशी है कि हम आपके किसी काम आए। कुछ पल के लिए ही सही, हमने आपको सुकून दिया। जिसके दिल में जुनून होता है उसके लिए एक पल का सुकून भी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होता है। आइए, हमने आपके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया है। अब औषधि की आवश्यकता नहीं है सुरैया बेगम। देश पर आया खतरा टल गया तो हम स्वयं ही स्वस्थ हो गए। राजा का कर्तव्य तो पूरा हो गया, पर एक पिता का कर्तव्य भी बाकी है। हमें मस्तानी और उसके भविष्य की बहुत चिंता है। एक उपाय है महाराज, जिससे मस्तानी और बुंदेलखंड दोनों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। खतरा अभी टला है पर मिटा नहीं है। मुगल हम पर दोबारा कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। यदि उस आक्रमण की संभावना को समाप्त करना है तो हमें पेशवा बाजीराव से संबंध गहरे करने होंगे। आप कहना क्या चाहती हैं? आप मस्तानी का विवाह बाजीराव से कर दीजिए। एक बार बाजीराव जैसे वीर का बुंदेलखंड से संबंध जुड़ गया तो कोई बुंदेलखंड की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा महाराज। लेकिन पेशवा बाजीराव की तो शादी हो चुकी है। राजघरानों में शादी और संधि कभी एक नहीं होती सुरैया बेगम। और रही बात मस्तानी की, तो हम जानते हैं कि कोई भी लड़की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करेगी। पर मस्तानी जैसी देश, यदि इस गठबंधन से बुंदेलखंड का भविष्य सुरक्षित होता है तो मस्तानी मना नहीं करेंगी। और क्या? और आपने भी देखा है महाराज कि पेशवा साहिब को मस्तानी पसंद है, खासकर उनका गाना। हमें लगता है कि आपको एक बार बात छेड़कर तो देखनी चाहिए। बताइए महाराज, आपने मुझे इस समय यहाँ अकेले क्यों बुलाया? पेशवा साहिब, आपने हमारे देश पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम उसका बदला तो नहीं चुका सकते। एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। अपने राज्य का सबसे अनमोल रतन, यदि आप स्वीकार करें तो। आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है महाराज।
भारतवर्ष के लिए मैंने अपना कर्तव्य निभाया और कर्तव्य के लिए मूल्य नहीं लिया जाता। मूल्य नहीं, आशीर्वाद। जैसा कि हमने कहा कि हम अपने राज्य का सबसे अनमोल रत्न आपको देना चाहते हैं, और वो रत्न है हमारी बेटी मस्तानी। क्षमा कीजिए महाराज, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम जानते हैं कि आप विवाहित हैं। यदि अविवाहित होता तो भी नारी को उपहार के रूप में कभी स्वीकार नहीं करता। नारी कोई वस्तु नहीं है जिसे जब मन चाहा उपहार के रूप में दे दिया। नारी का अपमान मतलब संस्कृति का अपमान होता है, और संस्कृति का अपमान मैं नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं कि आप ये सब बुंदेलखंड का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं, और आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मुगलों ने बुंदेलखंड पर फिर से आक्रमण किया तो आपकी सहायता करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। मेरे लिए मित्रता से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है, और बुंदेलखंड के साथ मैं अपनी मित्रता रक्त के अंतिम बूंद तक निभाऊंगा। राजकुमारी, मैंने एक नकाबपोश को पेशवा साहब की कक्ष की ओर जाते हुए देखा। क्या? मैं निशस्त्र थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाई, पर आप कुछ कीजिए वरना तुम बाकी के सैनिकों को लेकर हमारे पीछे आओ। रानी सा, जब पेशवा साहिब और मस्तानी दोनों ही इस विवाह से इनकार कर रहे हैं तो ये सब करने से क्या लाभ होगा? घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। इन दोनों का विवाह तो होगा, और आज ही होगा। पर कैसे? आप बस देखती जाइए।
पेशवा साहब, आज पहली बार बाजीराव की ढाल बनकर कोई आया है। शुक्रिया। आप हमारे मेहमान ही नहीं, मुहाफिज भी हैं। पर हमारी छत के नीचे आप पर हमला हुआ है, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। पर हम आपको यकीन दिलाते हैं, वो जो कोई भी था बख्शा नहीं जाएगा। आपने बाजीराव के प्राण उसको उपहार में दिए, इसलिए बाजीराव भी आपको उपहार देना चाहता है। बाजीराव की कटार। हम ये कटार नहीं ले सकते। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, इनकार मत कीजिए। लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? पेशवा साहब की कटार आपके हाथ में क्या कर रही है मस्तानी? यदि आपको पेशवा साहब से विवाह करना था तो हमें बोल देते। चोरी चुप के विवाह क्यों किया? विवाह? पेशवा साहब, क्या आपने अपनी कटार स्वयं अपनी मर्जी से मस्तानी को दी है? जी, इन्होंने मेरे प्राण बचाए, इन्होंने उपकार किया, मैंने उपहार दिया, इसमें विवाह कहां से आ गया बीच में? राजपूत लोहे की धार पर जीते हैं और लोहे की धार पर ही मरते हैं। हम मानते हैं कि कटार योद्धा का हृदय होती है और आपने अपनी कटार मस्तानी के हाथ में दी है। बुंदेलखंड में इस रस्म को किसी विवाह से कम नहीं समझा जाता। खैर, आप तो परदेसी हैं, शायद इस परंपरा से परिचित ना हो, किंतु मस्तानी तो ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि यदि कोई योद्धा अपनी कटार किसी कुंवारी कन्या के हाथ में देता है तो उसे खंड विवाह माना जाता है। हमने इनका तोहफा हाथ में लिया था पर स्वीकार नहीं किया था रानी साहब। हम इन्हें लौटा नहीं वाले थे। मुंह से निकली बात, कमान से निकला तीर और म्यान से निकली कटार। एक बार निकल गया तो निकल गया मस्तानी। हम आपकी बात को मान लेंगे मस्तानी, पर महल में सबको पता चल गया है कि आप आधी रात को एक पराये पुरुष के कक्ष में अकेली थी। यदि अब इस खंड विवाह को नहीं माना गया तो आपके सम्मान पर लगा दाग कोई नहीं मिटा पाएगा। हम बस पेशवा साहब की हिफाजत कर रहे थे। कौन मानेगा इस बात को कि जिस महावीर पेशवा बाजीराव ने अकेले ही पूरे देश को बचा लिया, उनके अपने प्राण एक लड़की ने बचाए। इस कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा मस्तानी, कोई नहीं। और यदि किसी ने पेशवा साहब पर हमला किया है तो हमलावर कहाँ है? किसी पहरेदार ने उसे देखा क्यों नहीं? मस्तानी साहिबा सत्य कह रही है। यहाँ पर वाह, इतने कम समय में आपको इतना भरोसा हो गया मस्तानी पर पेशवा साहिब? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये रस्म जानबूझकर की हो? आखिर मस्तानी सुंदर हैं, जवान हैं, राजकुमारी हैं। ऐसा कौन सा वीर होगा जिसका हृदय मस्तानी को देख के धड़कने ना लगे? रानी साहब, आपको जो कहना है आप हमसे कहिए, पर जिस बहादुर ने हमारे देश को बचाया है उन पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। एक को कुछ बोलो तो दूसरे को बर्दाश्त नहीं होता। वैसे तो लोग ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी माँ की ही बेटी हैं मस्तानी। उन्हीं की तरह किसी बड़े धनी मानी वीर से विवाह करने का आपका सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं।
उस वीर पर एक झूठा हमला करवा सकती हैं, उस झूठे हमले से उसे बचा सकती हैं, उसकी कटार हासिल कर सकती हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है हमारे यहाँ खंड विवाह को कितनी मान्यता है। रानी साहब हमसे नाराज है। आप समझ नहीं रहे कि आपकी इस दुश्मनी की आग में पेशवा साहिब की इज्जत और गृहस्थी दोनों जल जाएंगे। इसलिए आपको जो कहना है, जो करना है, आप हमारे साथ कीजिए, इन्हें बदनाम मत कीजिए। पर ये सब आपको आधी रात को एक पराये पुरुष के कमरे में आने से पहले सोच लेना चाहिए था मस्तानी। आपके पिता ने आपको पेशवा साहिब को उपहार में देने का निर्णय लिया था। संभव है कि वहीं से आपके मन में ये बात बैठ गई हो, क्योंकि पेशवा साहिब से अच्छा वर तो आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। आपको तो पता है कि आप पहले ही एक विवाह संबंध तोड़ चुकी हैं, तो अब राजपूतों के यहाँ से तो आपके लिए रिश्ता आने से रहा, तो आपने बाहर संबंध जोड़ लिया। वाह मस्तानी, आप तो बड़ी सयानी निकली। पेशवा साहब, हम आपके दोषी हैं। आपने हमारे देश को बचाया और हमारे ही राजमहल में आप पर उंगलियां उठाई गई। हमें क्षमा कर दीजिए। पर पेशवा साहब, हम राजपूत हैं और राजपूत अपनी परंपराओं से जुड़ा होता है। परिस्थिति कुछ भी रही हो, और सत्य यही है कि आपने मस्तानी को कटार दी। यानी हमारे रिवाजों के अनुसार आपका और मस्तानी का खंड विवाह हो चुका है। अब मस्तानी का किसी राजवंश से संबंध जोड़ना असंभव है। जो राजकुमारी आधी रात को एक पराये पुरुष के कक्ष में हाथ में उसकी कटार लिए पाई गई हो, उसे कौन सा राजवंश, कौन सा अच्छा घराना अपनी बहू कबूल करेगा? इसलिए अब मस्तानी को अपने महल से, अपने राज्य से और अपने जीवन से दूर कर देने के सिवा और कोई चारा नहीं। खुदा, अपनी बेटी की इतनी बेइज्जती देखने से पहले हम मर जाएंगे। आज रात ही मस्तानी को इस महल से दूर हमारे रेगिस्तान वाले महल में ले जाया जाए। आज से मस्तानी के पास ना राजकुमारी होने का अधिकार रहेगा, ना बेटी होने का। नहीं महाराज, हमारी बेटी पर थोड़ा सा रहम कीजिए। वो यहाँ महल में रहेगी तो उन्हें रोज अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, अपनों के हाथ भी और परायों के हाथ भी। अगर महाराज को लगता है कि यही हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता है, तो हमें इस रास्ते पे चलना कबूल है। अगर हम आपके दामन पर दाग बन चुके हैं, तो इस दाग का जल्द से जल्द दूर चले जाना ही बेहतर है। हम आज रात तक इंतजार नहीं करेंगे। हम अभी इसी वक्त ये महल छोड़कर जाने की इजाजत चाहते हैं।
ठहरिए। इस देश के इतिहास में सदियों पहले भरी सभा में नारी का अपमान किया गया था। उस अपमान का मूल्य पूरे भारत ने महाभारत के रण में चुकाया था। नारी का अपमान संस्कृतियों को मिटा देता है और मैंने संस्कृति की रक्षा की शपथ ली है। प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपने मातृभूमि की और इसमें बसने वाले प्रत्येक पुरुष और स्त्री की मान की रक्षा करूंगा। और बाजीराव की प्रतिज्ञा हिमालय पर्वत की तरह अटल होती है। मस्तानी साहिबा, कक्ष में वो कटार मैंने आपको अनजाने में दे दी थी, पर अभी इनके सम्मान के लिए इस भरी सभा में आपको एक और उपहार देना चाहूंगा। बाजीराव की तलवार। आपने बुंदेलखंड की रक्षा करके हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। थामा पेशवेट भाई, मैं बुंदेलखंड का युद्ध तो जीत गया, किंतु आपका विश्वास हार गया हूँ। क्या किया आपने? बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी के साथ खंड विवाह। बाजीराव की तलवार। अब आप ही हमारे वंश का, हमारे देश का सम्मान बचा सकती। पेशवा साहब का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। महाराज सही कह रहे हैं मस्तानी। पेशवा बाजीराव जो दूसरों के सम्मान के लिए खुद की आन को दांव पर लगा दे, ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा। आपने प्राण बचाया और मैं आन बचाने के लिए कर रहा हूं मस्तानी साहिबा। यदि मेरे कारण संसार आप पर उंगलियां उठाएगा तो इस बोझ के साथ मैं अपनी जिंदगी कभी व्यतीत नहीं कर पाऊंगा। यदि आप मेरी बात मान जाती हैं तो आप अपमान से बच जाएंगी और मैं आपको अपमान की आग में ढकेलने की ग्लानि से। एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता कर रहा है, यही समझकर स्वीकार कीजिए। आपने हमारी आन बचाई है पेशवा साहब। हम अपनी जान दे देंगे पर आपकी शान पर कभी आँच नहीं आने देंगे। हम आपके लिए ये तुच्छ भेंट आपको उपहार के रूप में दे रहे हैं। इनकार मत कीजिएगा।
इन आभूषणों के साथ साथ बुंदेलखंड की कुछ जागीरें भी उपहार में दे रहे हैं। महाराज, आप मेरे पिता समान हैं और पिता से मात्र आशीर्वाद लिया जाता है। यदि आप उपहार के रूप में कुछ देना ही चाहते हैं तो शाहू जी महाराज को दीजिए, क्योंकि ये उन्हीं की सेना थी जिसने आपके पक्ष में युद्ध किया। इसलिए ये उपहार शाहू जी महाराज को उनके दरबार में सातारा भिजवा दीजिए। अब आज्ञा दीजिए मुझे। बाबा को क्षमा करते समय आई साहेब के चेहरे पे दर्द नहीं देखा। बाबा ने उनके साथ विश्वासघात किया था। राहु, आप हमसे प्रेम तो करते हैं ना? आप हमसे प्रेम करें या ना करें, कभी विश्वासघात मत कीजिएगा। पेशवा साहब, अब यहाँ से आगे का सफर आप अकेले करेंगे। आपके पिता को वचन दिया है मस्तानी साहिबा। और आपने अपनी पत्नी को 7 वचन दिए हैं। रिश्तों की कीमत हम जानते हैं पेशवा साहब। हम जानते हैं जब कोई अपना मुंह मोड़ता है तो दिल कैसे टूटता है। हम पेशविन बाई का दिल तोड़ने की वजह नहीं बन सकते। हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारा रिश्ता मजबूरी में बंधा था, पर अब इसे हम अपनी मर्जी से खोल रहे हैं। आपने हमारे पिता को जो भी वचन दिए हैं, हम आपको उससे आजाद करते हैं। अब हमारी तरफ आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिंदगी दुश्मन बन गई हो तो क्या हुआ? हम बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की बेटी हैं। हमारी तलवार हर दुश्मन को काट सकती है। जिंदगी भी कट ही जाएगी। बस आपसे एक विनती है, इस शादी के बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, क्योंकि अगर किसी को कुछ पता चला तो पेशविन बाई को बहुत चोट पहुंचेगी। बस इतना याद रखिएगा कि कई इस दुनिया में एक लड़की है जो आपकी वजह से सर ऊंचा करके जी रही है। वक्त पड़ा तो आपके लिए अपनी जान भी दे देगी। कोटिया मस्तानी साहिबा को कोथरूड आवास ले जाओ, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जा कोटिया।
राव, आपने बुंदेलखंड की रक्षा करके हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। फिर भी थोड़ा अधिक समय लग गया बहू। अगर हम आपके साथ होते तो आप युद्ध जल्दी जीत जाते। आपसे एक आवश्यक बात करनी है। बातें तो होती रहेंगी पेशवा साहिब, पहले आप भोजन कर लीजिए। या थामा पेशवर भाई, मैं बुंदेलखंड का युद्ध तो जीत गया, किंतु आपका विश्वास हार गया हूं। मंजे, क्या किया आपने? बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी के साथ खंड विवाह हुआ। देवा देवा देवा, आप पेशवा तो बन गए पर आपका बचपना नहीं गया। ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं? देखिए ना आई साहब। मजाक नहीं कर रहा, सत्य कह रहा हूं मैं। हालात ही ऐसे थे कि मुझे विवाह करना पड़ा। क्या करना पड़ा? ओ भाई साहब, सेना के साथ बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान कर ही रहे थे हम। उसके पश्चात वहां मैं जानता हूं मैंने आपका दिल तोड़ा है, दोषी हूं मैं पेशवेन भाई। ये विवाह मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। क्षमा कर दीजिए मुझे। पेशवा साहेब वाह, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप अपने पापा के ही पुत्र हैं। आज हमें समझ में आ रहा है आपने क्यों पापा को क्षमा कर दिया। क्योंकि आपके लिए दूसरा संबंध रखना कोई पाप है ही नहीं। अरे कोई है? अरे कोई है? आरती की थाल तैयार करो। आज काशीबाई अपने सौतन की आरती उतारेंगी। आप लाई नहीं क्या उसे? कहाँ है? बुलाइए ना पेशवा साहिब। यहां आने से इनकार कर दिया उन्होंने। उन्होंने इनकार कर दिया? मंजे, आप उसको यहाँ पे लेके आने वाले थे। आप तो अपने पिता से भी 2 कदम आगे निकले पेशवा साहिब। कम से कम उनकी आंखों में इतनी शर्म तो थी। जो किया छुपा के किया। आप तो उसे घर लेके आ रहे थे। वो पेशवा साहिब जिन्होंने कभी हमें समझा ही नहीं, कभी हमारी बात नहीं मानी। वो अपनी दूसरी पत्नी की इच्छाओं का मान रख रहे हैं। पेशवेन भाई, मैं जानता हूं कि मैंने आपके प्रति अन्याय किया है, पर मैं क्या करता। मेरे प्राण बचाने के लिए उन पर लोग उंगलियां उठा रहे थे, लांछन लगा रहे थे। मैंने जो कुछ भी किया एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए किया है। और हमारा सम्मान
वो आपकी कौन थी? कोई भी नहीं। फिर भी उसका सम्मान बचाने के लिए आपने अपनी पत्नी से उसका गुरूर छीन लिया। ये कहाँ का न्याय है पेशवा साहेब? मैं आपका दोषी हूँ पेशवेन बाई। आप मुझे जो दंड देगी मुझे स्वीकार है। मैं आपसे सच छुपाना नहीं चाहता था, वरना मस्तानी साहिबा मुझे इस रिश्ते से आजाद कर चुकी है। अब इस विवाह का, इस संबंध का कोई अस्तित्व नहीं। जब आप विवाह को ही नहीं समझते हैं तो उसका अस्तित्व कैसे समझेंगे पेशवा साहेब? आपने मात्र हमसे विवाह किया है, पर हमने उस विवाह को निभाया है। आप जब जब युद्ध पे गए हैं, हमने आपकी प्रतीक्षा की है। मन में हमेशा डर होता था, पता नहीं हमारा सुहाग रहेगा या मिट जाएगा। पर ये कभी नहीं सोचा था कि हमारा सुहाग बढ़ जाएगा। मस्तानी चाहे इस घर में आए या ना आए, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आपने उससे विवाह किया है? वो हमारे आंखों के सामने नहीं होगी, पर हमें पता होगा कि कोई और है जो आपके नाम का कुमकुम अपने माथे पे लगाती है। कोई और है जो पेशवा बाजीराव की पत्नी है। कोई है जिसे आप अपना दायित्व समझते हैं। अगर दायित्व नहीं समझते तो उसे कोर्ट रोड पे नहीं रुक पाते। हमने आपसे पहले कहा था पेशवा साहेब, हमसे विश्वासघात मत कीजिएगा। हमारा दिल आई साहेब जैसा बड़ा नहीं है, जिन्होंने इतने वर्षों तक बाबा की दोहरी जिंदगी को छुपा के रखा। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम ये शुभ समाचार पूरे संसार को बताएंगे, ताकि लोगों को भी तो पता चले जिस पेशवा बाजीराव की लोग गुणगान गाते हैं, वो असल में कौन है। इस मशाल को जलाई आपने अकेले, पर इसे जलाए रखने की जिम्मेदारी आधी आपकी है और आधी हमारी। क्रोध में आकर आप ये क्या कर रही हैं पेशवेन बाई? ये मशाल हमने और राव ने एक साथ जलाई थी आई साहेब। ये मशाल हमारे रिश्ते का प्रतीक था। जब ये रिश्ता ही बुझ गया है, तो इसे भी बुझ जाना चाहिए आई साहेब। काशी बाई, आप स्वयं अपना अधिकार छोड़ रही हैं। आप स्वयं राव के जीवन में किसी और को अपना स्थान दे रही हैं। हम क्या करें ऐसा है? संबंध समाप्त कीजिए। राव और आपके बीच का नहीं, राव और उस मस्तानी के संबंध को समाप्त कीजिए। वो रिश्ता नहीं है, दाग है,
और काशीबाई दाग अपने आप लग जाते हैं और अपने आप मिटते नहीं, उनको मिटाना पड़ता है, धो धो के मिटाना पड़ता है, पर अपने आंसुओं से नहीं। राऊ पेशवा हैं तो आप पेशविन बाई हैं। पेशविन बाई के सारे अधिकारों का प्रयोग करिए। आप तो अपना वचन निभाएंगे ना ऐसा है? मैं आपको वचन देती हूँ, मेरी बेटी से भी अधिक प्रेम करूंगी इसे। वो वचन जो विवाह के समय आपने हमारी आई को दिया था। ये वो उपहार है जो महाराज छत्रसाल ने भेजे हैं मुगलों को हराकर उनकी सहायता करने का आभार व्यक्त करने के लिए। इसलिए इनका असली स्थान यहाँ नहीं, शाहू जी महाराज के दरबार में होना चाहिए। लेकिन पत्र में तो लिखा है कि जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए। श्रीमान साहिब, सुनिश्चित किया जाए ये सारा उपहार राजकोष में जमा कर दिया जाए। जी भाऊ। ठहरिए। ये सारे उपहार शाहू महाराज ने राऊ को वापस लौटाए हैं। ये आभार व्यक्त करने के लिए उपहार नहीं है, ये मस्तानी का दहेज है। चीमा साहब, ये सारे उपहार हमारे व्यक्तिगत कोष में रखवा दीजिए। पढ़ाई साहब, भाऊ ने तो कहा है। हमें ना मस्तानी चाहिए ना उसका दहेज चाहिए। राऊ ने बुंदेलखंड की रक्षा की है, ये उसका पुरस्कार है। उन्होंने जो रक्त बहाया है उसका मूल्य है। राऊ ने मस्तानी से विवाह करके हमारे सम्मान को धक्का पहुंचाया है। ये सारा धन उस सम्मान को वापस नहीं ला सकता। लोग बातें कर रहे हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए यही धन काम आएगा। पढ़ाई साहब, भाऊ को पता चलेगा तब। राऊ ने हमसे बताकर मस्तानी से विवाह नहीं किया तो छोटी मोटी बातें हम भी नहीं बताएंगे, कोई नुकसान नहीं है। मस्तानी साहिबा, आपसे मिलने कोई औरत आई है। काशीबाई, ताई साहिब नहीं, पेशविन भाई। हमने सुना था बुंदेलखंड की कन्याएं बहुत खूबसूरत होती हैं। हमारी कन्याएं भी सुंदर होती हैं। पर उन्हें सुंदरता का जाल फेंकना नहीं आता। राव हमारे लिए घर में जो सामान लाते थे वो हमारे पसंद का हो ना हो, पर हमारी हैसियत का जरूर होता था। इस बार राव सामान लाने में चूक गए। राव जिसके लिए पूरे परिवार पूरे समाज से शत्रुता मोल लेने के लिए तैयार हो गए, उसमें कुछ तो बात होनी चाहिए। पर यह शादी राव का फैसला नहीं थी। राव ने ही पेशवा साहिब। हमने तो सुना था आपने राव को अपनी सारी जिम्मेदारी से आजाद कर दिया है, तो फिर राव एक पराये पुरुष हुए। पराये पुरुष को इतने अपनेपन से नहीं बुलाना चाहिए मस्तानी साहिबा, या फिर राव के सामने दिखावा था।
तो दो धारी तलवार है। कब किस पे किस तरह से वार कर जाए किसी को पता ही नहीं चलता है। वक्त आने पे हम पेशवा साहिब की ढाल बन सकते हैं, पर आपके परिवार पर कोई वार नहीं कर सकते। जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं पेशवन भाई, हम समझ सकते हैं। हमने अपनी अम्मी को इस दर्द से गुजरते हुए देखा है। आप अपने परिवार, अपनी संस्कृति के साथ हमारी तुलना ना ही करें तो अच्छा है मस्तानी साहिबा। हमारी परंपरा में विवाह सबसे पवित्र बंधन है। ईश्वर को साक्षी मानकर हमने और राव ने एक दूसरे का हाथ थामकर 7 फेरे लिए थे। बड़ों का आशीर्वाद हमें मिला था। आपने तो मात्र उनकी कटार से शादी की है। आप हमारी सौतन तो बन सकती है मस्तानी साहिबा, पंडराव की पत्नी कभी नहीं बन सकती। आप उनकी दूसरी पत्नी ही रहेंगी। आप एक ऊंची खानदान की बेटी है, पेशवन बाई है। हमें लगा था आप हमसे नाराज तो होंगी, पर आपकी नाराजगी में शराफत होगी। पर हम गलत थे। अगर हमारी बेइज्जती करके आपको सुकून मिल रहा है तो कीजिए पेशवन भाई, क्योंकि जो भी हुआ है उसके बाद पेशवा साहिब आपको सुकून देने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर हम जरा से भी मदद कर पाए उनकी, तो वो हमारी खुशकिस्मती होगी कि भले हम उनकी खुशियां नहीं बांट सके, कम से कम उनका दर्द तो बांट रहे हैं। अच्छा है, आप दर्द सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने तो मात्र कुछ कड़वे शब्द कहे, पर ये समाज आपको तिल तिल करके मारेगा। तब इस तलवार की कोई ढाल नहीं होगी। तूने मस्तानी साहिबा की जान तो बचा ली बाजी, पर यदि उनसे दूर रहेगा तो उनका सम्मान नहीं बचा पाएगा। भाई साहब कहाँ है? स्वांग अच्छा कर लेती हैं, पर स्वांग चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। बहुत सुंदर हैं। आपने हमारे बेटे को अपने रूप के जाल में फंसा लिया, लेकिन हम माँ हैं उनकी। आपकी झूठ को अच्छी तरह समझते हैं। घर तोड़ने वाली औरत को ना घर में हमारी जगह मिलती है, ना समाज में। इसलिए आपके लिए एक सलाह है, बुंदेलखंड वापस चली जाइए। यहाँ ना आपको सत्ता का सुख मिलेगा, ना संबंधों का। यहाँ अब तक जितना भी अपमान आपका हुआ है उससे कहीं अधिक होगा। जब पेशवा साहब ने हमारी इज्जत बचाने के लिए अपना सम्मान दांव पर लगाया था, तब हमने मन में आपको शुक्रिया कहा था, क्योंकि अगर पेशवा साहब के पास आपके संस्कार नहीं होते तो कभी वो ऐसा नहीं करते। पेशवा साहब ने जो किया, आपको तो उस पर फक्र होना चाहिए, पर आप उन्हें चोट पहुंचाने के लिए हम पर वार कर रही है। पेशवा साहब आपकी बहुत इज्जत करते, इसलिए हम भी आपकी इज्जत करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम पेशवन बाई का कोई भी अधिकार, कोई भी हक नहीं छीनेंगे, पर हम वापस बुंदेलखंड भी नहीं लौटेंगे। आप और हम एक दूसरे से चाहे कितने भी अलग हो, पर एक बात हम दोनों को जोड़ती है कि आप भी पेशवा साहब के लिए कुछ भी कर सकती हैं और हम भी।
यहीं रुक जाइए। ये हमारा घर है, हमारा मंदिर है, और हमारे मंदिर में हम किसी अपवित्र चीज को अंदर प्रवेश करने नहीं दे सकते, और आप जैसी स्त्री की परछाई भी नहीं पड़ने दे सकते। चले जाइए यहां से। जाइए। कहीं नहीं जाएंगी ये। काय करता रहा? एक गलती की थी, उसे सुधार रहा हूं। मस्तानी साहिबा, इस कलश को अपने पांव से गिराकर इस घर की बहू और मेरी पत्नी की तरफ प्रवेश कीजिए। आइए। गृह प्रवेश की रस्म घर की लक्ष्मी के लिए होती है, और हमारे घर की लक्ष्मी काशीबाई है। तो मस्तानी साहिब आपकी बहू नहीं है? नहीं है। फिर उनके घर से आया धन और उपहार किस अधिकार से आपने अपनाया? बहू, वो धन हमने अपने लिए नहीं रखा था राऊ, वो आपके लिए रखा है। इस लड़की से विवाह करने के बाद आपने अपने पद को, अपनी शपथ, हर चीज को खतरे में डाल दिया है। निश्चिंत रहे आई साहिब, बाजीराव और मातृभूमि के लिए उसके फर्ज के बीच में ईश्वर तक नहीं आ सकता। अनजाने में सही, पर मैंने आपको बहुत दुख दिया है काशी भाई। पर इसमें मस्तानी साहिबा की कोई गलती नहीं है, और बिना किसी गलती की सजा इन्हें भुगतने नहीं दूंगा मैं। आपको ऐसा लगता है कि मस्तानी साहिबा के आने के पश्चात आपका पेशवीन बाई का अधिकार छीन लिया जाएगा काशी बाई, पर ऐसा नहीं होगा। इस घर की पेशवीन बाई आप ही है और आप ही रहेंगी। मस्तानी साहिबा पेशवीन बाई नहीं, मात्र मेरी पत्नी बनकर रहेंगी। आइए मस्तानी साहिबा। मस्तानी साहिबा कहाँ है? वही जहां उसे होना चाहिए। यदि ऐसा होता तो उन्हें मेरे पास होना चाहिए था। उनमें ऐसा क्या है राव जो हम में नहीं है? हमारी सेवा में क्या कमी रह गई थी? आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रह गई थी काशी भाई, पर आप कभी ये समझ ही नहीं पाई कि मुझे सेवा की नहीं, साथ की आवश्यकता थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आपका विश्वास तोड़ना था। और सत्य तो यह भी है कि आपने कभी मुझ पर विश्वास किया भी नहीं, ना मुझ पर, ना मेरे प्रेम पर, ना इस बात पर कि मैं आपके साथ हर किया हुआ वादा निभाऊंगा।
विश्वास होता तो यहाँ नहीं आती आप। सत्य तो यह है कि आप भी आई साहब की तरह नाना साहब के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आपको इस बात की चिंता है कि मेरे जाने के पश्चात नाना साहब को पेशवा पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी पत्नी नहीं, नाना साहब की आई है यहाँ पर। राव, मस्तानी साहिबा और शमशेर किस हालत में होंगे मुझे पता भी नहीं है। मैंने आज तक आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, आपसे कोई अधिकार नहीं छीना, पर इस बार मेरा विजय तिलक आप नहीं करेंगे। पेशवा बाजीराव एक अद्वितीय और अजेय योद्धा थे, जिन्होंने अपनी वीरता से प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त की। पर शत्रुओं को हराने वाले पेशवा बाजीराव के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके परिवार ने खड़ी की। जब वो मृत्युशैया पर थे, तब मस्तानी और उनके पुत्र शमशेर दोनों को कैद कर लिया गया। हाय साहब, मस्तानी को आजाद कर दीजिए। एक वो ही है जो राव को वापस ले आ सकती है। आई साहब, वो उनकी आत्मा है, उन्हें आजाद कर दीजिए। आई साहब, उस औरत की वजह से राव अपनी माँ को दिया हुआ वचन भूल गए कि वो मृत्यु से हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे। अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन भूल गए कि वो हमेशा लौटकर उसके पास वापस आएंगे। राव के अंतिम क्षणों में उस औरत की परछाई भी हम उन पर नहीं पड़ने देंगे। नहीं आई साहब, आई साहब इतनी कठोर मत बनिए। आई साहब, आई साहब, आई साहब, आई साहब सुनिए। आई साहब, आई साहब, मुझे पता था साहिब और पेशवेन भाई इतने कठोर नहीं हो सकते। पता था आप अवश्य आएंगी। आप तैयार हैं? मस्तानी साहिबा, आप तैयार हैं?
मस्तानी साहिबा, पेशवा बाजीराव, एक बिजली जो भारत के आकाश में चमकी और लुप्त हो गई, किंतु जिसकी चमक आज तक आकाश में बाकी है। मात्र 40 वर्ष की अल्पायु में इस अजेय एवं अद्वितीय योद्धा ने संसार को शौर्य का अर्थ समझाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड स्वराज के सपने को साकार किया। कोंकण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तक स्वराज की सीमाओं का विस्तार किया। पेशवा बाजीराव ने मुगल राजधानी दिल्ली पर भी आक्रमण किया और मुगल बादशाह को घुटने टेकने पड़े। पेशवा बाजीराव का जीवन छोटा था पर कहानी बड़ी थी, और ये कहानी भारतवर्ष सदैव याद रखेगा। हर हर महादेव।